सर सबसे पहली बात हमारे पास में आती है कि ये ऑडिटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। चलो सर वो तो डिस्कशन करेंगे, बट पहले पहले एक स्टोरी सुन लो मेरे से। सर हम बच्चे नहीं रहे, अभी स्टोरी सुना रहे हो आप। अरे यार ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई भी बिजनेस होता है, क्या बोला, शुरू करने जा रहे, एकदम अच्छे से ध्यान देना, कुल परफेक्ट। चलो सर, कोई भी बिजनेस देखो, एक छोटा सा बिजनेस जब शुरू करता है कोई भी बंदा, तो बिजनेस में उनको पैसे की जरूरत होती है, सही है ना। अभी जब भी उसको पैसा चाहिए तो एक तो वो स्टार्ट करेगा, खुद के पैसे इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, खुद के पैसे इन्वेस्ट किए, भाई बिजनेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर फैमिली फ्रेंड से पैसा लिया, यस सर तब भी बिजनेस बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है बिजनेस। कुछ साल हो गए सर, 2-3 साल हो गए, अभी सर फैमिली बिजनेस बढ़ गया, फैमिली से मेंबर से फ्रेंड से पैसे पैसे लेके लेके बढ़ गया सर बिजनेस। फिर सर एक ऐसी लेवल आई कि जहां पे उसको इतना ज्यादा पैसा चाहिए, अच्छे से ध्यान देना, जहां पे उसको इतना ज्यादा पैसा चाहिए कि अभी फैमिली फ्रेंड्स वाले भी सर सिर्फ लोग काम पे नहीं आ रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन सर उसको किसी और से पैसा मांगना पड़ रहा है। फिर जो बड़े बड़े लोग हैं शायद उनके पास में गया वो और बोला सर मुझे पैसा चाहिए मेरा बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। बोले एकदम अच्छा है, क्या बिजनेस है, पूरा की पूरा उन्होंने बिजनेस पढ़ लिया, सब बातें सुन ली, एंड कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यस हम इसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सही है ना। तो हमने इसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास अमाप पैसा है, जो दूसरों के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड बिजनेस को बड़ा करने में हेल्प करते हैं, उन लोगों ने उस बेचारे के पर्सन के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। अगेन बिजनेस सर बढ़ता बढ़ता गया, एंड नाउ क्या चीज हो रहा है कि इतना पैसा चाहिए कि सिर्फ अकेला बंदा या सर कुछ कुछ 2, 4, 10, 12, 15 लोग, बड़े बड़े लोग कुछ काम में नहीं आने वाले, अभी तो 100, 200, 1000, 10,000, लाखों लोगों की जरूरत है जो थोड़ा 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 पैसा सर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, एंड फिर उसी हिसाब से सर बिजनेस ने बाकी सारे सभी लोगों से पैसा मांगना शुरू किया। सर किसकी बात कर रहे हो, स्टॉक मार्केट वगैरह उसकी बात कर रहे हो, यही स्टॉक मार्केट की ही बात कर रहा हूं, बट स्टॉक मार्केट के स्पेसिफिक चीज की बात नहीं कर रहा मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट क्या होता है क्या नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। मैं बात कर रहा हूं उस बिजनेस की जो पैसे मांगने के लिए लोगों के पास आता है, ठीक है, यस सर। तो अभी ध्यान देना एकदम अच्छे से। जब एकदम छोटा बिजनेस था, क्या बोला, जब एकदम छोटा बिजनेस था, तो वो बिजनेस जब छोटा था ना, तो तब देखो उसको खुद का पैसा करना था, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसने खुद का पैसा इन्वेस्ट किया, वहां तक उसको कुछ नहीं यार। जब खुद पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या उसको कुछ टेंशन नहीं है, बिजनेस में काम करने वाले लोग भी सब उसके अंडर है, सबको पता है कि 2, 3, 4, 5 लोग रहेंगे उसके साथ काम करने वाले, बिजनेस चल रहा है अच्छे से, वो सबके ऊपर ध्यान रख पा रहा है। अभी यहां से पार्ट शुरू हो रहा है, एकदम अच्छे से ध्यान देना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटा बिजनेस है, 2, 4, 10, 12 लोग उसके हाथ के अंदर काम कर रहे हैं, मान लो 2, 4 लोग हैं सिर्फ, एंड जो बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान भी रख रहा है कि कोई बंदा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड छोटा बिजनेस है इसलिए ज्यादा कुछ सर बड़ी रिस्क नहीं है। क्या बोला, रिस्क नहीं है सर, किस बात की रिस्क, पैसा चोरी हो जाए, कुछ सर गड़बड़ हो जाए, स्टॉक सर जो है बिजनेस का वो चोरी हो जाए, कुछ भी ऐसा सर जो रिस्क है ना, वो वहां पे उतना नहीं है, बिकॉज वो अकेला बंदा ऐसे मस्त हमारे क्या सर बोलते हैं ना, गल्ले पे बैठा हुआ रहता है बिजनेस के, एंड देखता है भाई कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है, ठीक है सर, वहां पे तो उसको कोई रिस्क नहीं है। बट सर जब बिजनेस बढ़ा था, जब उन्होंने बाकी लोगों से पैसे लिए, फिर ये वो ऐसे लोग थे जो लोग सर बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, क्या बोले सर, उन्होंने क्या किया, फाइनेंस किया, मनी, फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल, अभी कुछ लिखना नहीं है आपने, बस ध्यान देना, फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल, कि उन्होंने बिजनेस में सर कैपिटल लाने के लिए फाइनेंसिंग किया मतलब दूसरों से सर पैसा लिया। फिर अब ये ऐसे लोग हैं, फिर वो फैमिली फ्रेंड्स होने दो, उसके आगे जाके भी सर जो बड़े लोग हैं वो होने दो। अभी दीज आर द पर्सन्स, प्लीज लुक एट दिस, बाय द फ्रॉम द पर्सन्स, फ्रॉम द पीपल who are not एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, सही है क्या, बिजनेस कौन चला रहा है सर, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ऐसे लोगों से पैसा ले रहा है वो आदमी, जो लोग सर उसके बिजनेस में हर रोज देखेंगे नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यस सर, तो फिर वो लोग पैसा क्यों दे रहे हैं, बिकॉज उस बंदे ने उनको इतनी सारी बातें बताई कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो होगा, तो आपको प्रॉफिट होगा, तो फिर सर आप क्यों ना इन्वेस्ट करें। वो भी लालची लोग, उनको प्रॉफिट चाहिए,
उनको पैसा चाहिए, बहुत कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है, तो उन लोगों ने भी भरोसा रखा सब बातों से। सर वो क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। उसने जितना भी सर बताया उनको बातें विद रिस्पेक्ट टू हिज बिजनेस, वो लोग सेटिस्फाई हो गए। एंड वो बोले, मान लो जो लोग भी सेटिस्फाई हुए, कुछ लोग नहीं हुए, कुछ हुए, जिन लोगों ने भी सेटिस्फेक्शन हुआ उन लोगों ने क्या किया, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। सही है। एंड बट वो क्या बोले, भाई मैं तुझे सिर्फ पैसा दे रहा हूं, अभी मैं तुझे पैसा दे रहा हूं, तू तेरा बिजनेस कर उस पैसे से, एंड जो भी प्रॉफिट्स होगा, क्या बोले, जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना। सही है ना, एब्सोल्युटली सही है क्या? यस। अगर आपका एफएम वगैरह का क्लास हुआ है तो आपको तो ये बहुत चिंदी लग रहा होगा, सर ऐसा ही होता है, सर डिविडेंड मिलता है, शेयर कैपिटल वगैरह। सही है, बट मैं शेयर कैपिटल में जा ही नहीं रहा, मैं कंपनी के केस में जा ही नहीं रहा, मैं तो सिंपल बोल रहा है उन लोगों ने पैसा दिया मेरे बिजनेस में, एंड मैं बोल रहा हूँ जो प्रॉफिट होगा वो मैं उनको दूंगा रिटर्न में, उसका कुछ कुछ पार्ट दूंगा, जितना उन्होंने पैसा दिया उसके प्रोपोर्शनेट में मैं उनको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। दैट्स सॉल्व सर। बट अभी ध्यान देना, मेरा बिजनेस था, मान लो मैंने ये सिनारियो पे लोगों से पैसे लिए, बट मैंने बिजनेस करना है, सब बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी रिकॉर्ड्स जो भी मेंटेन होंगे कि भाई आज कितना सेल हुआ, बिकॉज अभी बिजनेस बढ़ गया है ना, ज्यादा पैसा आ रहा है, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस बढ़ चुका है। अभी बढ़ चुका है तो भैया लोग भी बढ़ गए, एम्प्लॉइज भी बढ़ गए, काम करने वाले सब लोग भी बढ़ गए, एंड इफ एवरीबडी इज सर वर्किंग ऑन एट अ हायर लेवल, एंड अभी इतना बड़ा चीज हो रहा है कि जहां पे लोगों से पैसे ले रहे हैं एंड वो लोग हमारे बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, तो इन दैट केस सर, अगर मेरे दिमाग में खोट रहा, मेरे मन में कुछ खोट रही, मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आते रहे जहां पे मुझे लगता है कि सर मैं कुछ घपला कर सकता हूं, इस बात का घपला, एक चीज नहीं हो सकता कि देखो भैया बिजनेस में कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, जिस बंदे से पैसा लिया उसको तो पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं मेरे बिजनेस में क्या करूंगा, कुछ तो सर आगे पीछे कुछ चीजें कर लूंगा। मतलब अभी मुझे वो बंदा क्या बोलेगा, भाई 1 साल हो गया, मान लो ऐसे बिजनेस करते करते 1 साल हो गया, वो बंदा 1 साल बाद क्या पूछेगा मुझे कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, मैंने शायद उसको बोल दिया भाई एक्चुअल में 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो बोला भाई 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, चल मेरा 20% का कुछ प्रोपोर्शन आता है, ये 20% के हिसाब से 2 लाख का प्रॉफिट मुझे दे। मैं बोला चल ले यार, क्या करूं अभी, अभी ये 2 लाख देने की इच्छा नहीं है शायद उसके, मान लो अगर ऐसा एक सिचुएशन हो जाए जहां पे 2 लाख देने की इच्छा नहीं है, बोले भाई इतना पैसा मैं क्यों दूं उसको, तो इसका मतलब ये है कि 2 लाख रुपए उस 10 लाख पे डिपेंडेंट है, एंड वो 10 लाख कहां से आ रहे, मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स का अमाउंट है, एंड वो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट का अमाउंट है, तो वो कहां से बना, बुक्स ऑफ अकाउंट से बना। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट्स कहां से आया, सर कितना मेरा सेल्स हुआ, कितना मेरा परचेस हुआ, उसका रिकॉर्डिंग हुआ। सही है ना, अकाउंटिंग हुआ सर, उसका रिकॉर्डिंग हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि भैया मेरा इतना सेल्स हुआ इस साल में, इतना परचेस हुआ, इतना अदर कॉस्ट लगा, एंड ये सब करके सर मेरा नेट प्रॉफिट इतना बना 10 लाख रुपए का। दैट्स ग्रेट। इसके दिमाग में एक ट्यूबलाइट है, क्या बोले कि एक दिमाग में आइडिया आई, बोले कि ऐसा नहीं कर सकते हम, ये 10 लाख का जो सेल हुआ ना इसको कुछ 8 लाख रुपए कर देते हैं, क्या 8 लाख रुपए कर देते हैं, मतलब 8 लाख का सेल किया तो 2 लाख से सेल कम हो गया। अब एक्चुअल में 2 लाख से सेल कम हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं सर, फुल है डेमो, अभी अभी फुल लेक्चर है बेटा, फुल लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो राजा भाई, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब मैं बात कर रहा हूं भैया 10 लाख का जो मेरा एक्चुअल में सेल्स हुआ, जो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगा, अकाउंटिंग मेरे सॉफ्टवेयर में करूंगा, तो क्यों ना ऐसा करूं कि 2 लाख का जो सेल हुआ ना उसको सेल ही ना रिकॉर्ड करूं। सर ये तो गलत काम कर रहा है वो, यस एब्सोल्युटली पॉसिबल है, एंड जिस बंदे ने पैसा दिया वो थोड़ी ना हर रोज आके देखने वाला है कि इसने कितना काम किया, कितना सेल हुआ, क्या हुआ, एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे वो रिलायंस रखेगा, वो भरोसा रखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कि भाई तूने तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया 8 लाख का सेल हुआ, मतलब 8 लाख का हुआ, उसको तो वही मानना है, उसके पास और क्या प्रूफ है रे, यही जो बताएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही तो प्रूफ है उसके पास। ओके सर, तो मतलब ये 8 लाख का सेल दिखा दिया, 2 लाख से कम कर दिया सेल, 2 लाख से सेल कम किया, मतलब कॉस्ट भी कम हो गया उतने से, बट सर एनीवेज प्रॉफिट भी तो कम हो गया, एंड प्रॉफिट कम हुआ तो मतलब 10 लाख की जगह पे मान लो उसने सिर्फ 9 लाख का प्रॉफिट दिखाया, तो 9 लाख का फिर 20% दो, 1,80,000, इसके तो 20,000 बच गए, एक्चुअल में 20,000 बचने चाहिए थे नहीं, बट इसने कुछ गलत काम करके 20,000 बचा लिए। सही है, ये 20,000 इसके साइड से बचे, बट जो बंदा जिसने उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उसका तो 20,000 का घाटा हो गया।
उसका तो 20,000 का नुकसान हो गया। एंड वो बंदा तो बेचारा इसके ऊपर भरोसा रख रहा है कि भाई तू जो मुझे दिखा रहा है प्रॉफिट का अमाउंट, तू जो मुझे दिखा रहा है कि तेरा सेल कितना हुआ, तेरा परचेज कॉस्ट कितना था, तेरा अदर कॉस्ट कितना था, ये चीजें तू मुझे दिखाएगा। बिकॉज ऑब्वियस बात है यार, उसको जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक उसको कैसे मैं पता चलेगा कि भाई ये प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको देना है 2 लाख रुपए या 1,80,000, वो कहाँ से आया, उसको तो बैकअप देना पड़ेगा मुझे। यस सर, तो मुझे उसको मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, जिसने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। अभी सर उसको मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने, बट उसको बेचारे को पता नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ मैनिपुलेशन किया है। क्या किया है? मैनिपुलेशन। पहला वर्ड आया सर टेक्निकल, पूरे के पूरे कोर्स का पहला वर्ड इधर से शुरू हुआ। जो कीवर्ड है, जो टेक्निकल वर्ड है, कौन सा? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कुछ हेरा फेरी करना, सिंपल वर्ड है। कुछ हेरा फेरी की, कुछ घपला किया। क्या घपला किया आपको पता है? मैंने सेल्स 2 लाख से कम कर दिए और उसके वजह से मेरा प्रॉफिट 1 लाख से कम हुआ। समझ रहे हो? एब्सोल्युटली यस सर। नाउ देखो अच्छे से ध्यान देना, ये घपले के बारे में उसको नहीं पता रहेगा, क्योंकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैं दूंगा, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आपको पता है? यस एब्सोल्युटली, अकाउंटिंग पता है, अकाउंटिंग का पढ़ाई कर चुके हो, सही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाऊंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाऊंगा उनको, तो उनको पता लगेगा भाई कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है, बिजनेस का सेल कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, एंड मुझे कितना पैसा मिलेगा। बट सर वो बंदा रिलाई कर लिया इस पे, अभी यहाँ पे झोल हुआ। वो बंदे ने मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए उस पे रिलायंस कर लिया, उस पे रिलायंस कर लिया, तो यहाँ पे उसका नुकसान हुआ। फिर सर कभी कभी एक होशियार बंदा ऐसे आता है बिजनेस में, जो पैसा इन्वेस्ट करता है एंड जो बोलता है भाई, अगर उसने मुझे क्वेश्चन किया अभी जैसे कुछ बंदे थे जिनको बेचारे को कुछ पता नहीं, उन्होंने पैसा दिया, मैं जो बता रहा हूँ उस पर भरोसा रख रहे, उतना पैसा लेके जा रहे मेरे से प्रॉफिट के शेयर का। बट सर ऐसा कोई बंदा है जो बिजनेस में आया, जो बहुत ही होशियार है, शातिर दिमाग वाला है, चालाक है एकदम। वो बोला भाई तू मुझे दिखा रहा है तेरा 8 लाख का प्रॉफिट, 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैं कैसे भरोसा करूं कि तेरा 9 लाख का प्रॉफिट हुआ? मैं बोला यार मैं क्या करूं फिर? तो आके देख दुकान पे कितना सेल होता है, कितना। अभी वो तो आ नहीं सकता, प्रैक्टिकली थोड़ी ना, प्रैक्टिकल थोड़ी ये चीज है कि वो हर रोज दुकान पे आएगा, कितना सेल होगा, क्या मतलब? वो तो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ पैसे लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। सर मेरे बिजनेस में पैसा लगाया उसने, उसके तो और कुछ काम धंधे हैं सर, वो तो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं हो सकता। बट सर सेकेंड थिंग, वो कैसे भरोसा रखे कि मैं जो उसको अमाउंट्स बता रहा हूं, कैसे भरोसा रखेगा सर वो कि मैं जो उसको अमाउंट्स बता रहा हूं वो सही है क्या नहीं है? फिर एक आइडिया दिमाग में आया, भाई तू साइड में रह जा। कौन बोल रहा है ये? मैं, भला मान लो मैं साइड में हो जाऊं, वो बंदे को भी थोड़ा साइड में रखो। एक तीसरा हीरो एंट्री लेता है इसमें। कौन? एक तीसरा बंदा है जो हीरो एंट्री लेता है इसमें, एंड जो बोलता है मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारे इसका। बोले तू क्या ध्यान रखेगा? बोले देखो, वो तीसरा बंदे का मेरे से कोई रिलेशन नहीं तेरे से कोई रिलेशन नहीं, तो तीसरा बंदा क्यों ना ऐसा काम कर सकता है कि मैंने जो उसको 9 लाख का प्रॉफिट बताया, क्या वो 9 लाख का प्रॉफिट सही है क्या नहीं, वो तीसरा बंदा चेक नहीं कर सकता? यस सर एब्सोल्युटली, क्या आइडिया है, वाह। तो तीसरा बंदा बिजनेस में आया, उसने देखा कि सर मैंने जो इसको बातें बताई, मैंने जो इसको इंफॉर्मेशन दिया, क्या वो सही है या नहीं है, क्या उसमें कोई घपला हुआ है, क्या उसमें कोई गलती हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड, घपला इज डिफरेंट, गलती इज डिफरेंट। घपला जब कर रहे हैं, जब कुछ हेरा फेरी कर रहे हैं, तब मैं उसको क्या बोलता हूं? फ्रॉड। सही है ना? मतलब तब मेरा खुद की इच्छा है यार, मेरा खुद का इंटेंशन है कि मुझे कुछ तो गलत काम करना है, तो फिर वो फ्रॉड हुआ। बट जब मेरी इच्छा नहीं थी यार, बट एक जो मेरे पास एम्प्लॉय था ना, वो एम्प्लॉय बेचारा मैरिड था, है ना, शादीशुदा था। वो एम्प्लॉय जो अकाउंटिंग करता है ना, उसका उसके बीवी के साथ एक दिन झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा हो गया तो उसके टेंशन में वो ऐसे आ गया बिजनेस में और फटाफट फटाफट अकाउंटिंग करने लगा, और एक सेल्स इनवॉइस लिया, और सेल्स इनवॉइस पे अमाउंट था 5 लाख, उसने गलती से वहां पे कर दिया 50,000। और वो दिमाग में उसका कुछ अलग ही चल रहा है भाई का, इधर कुछ गलती करके गए। अभी उसका क्या इंटेंशन था, क्या उसमें उसकी खुद की इच्छा थी क्या कि भाई 5 लाख का सेल का मैं 50,000 रिकॉर्ड कर दूं? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसकी इच्छा नहीं थी तो हम बोल सकते क्या कि भाई उसने फ्रॉड किया?
एब्सोल्युटली नहीं सर, ये तो बेचारे की इनोसेंस है सर, ये तो बेचारे की गलती हुई। क्या हुआ? गलती हुई, जो इंटेंशनल नहीं है। क्या बोला? इंटेंशनल नहीं है। तो दोनों चीजें हो सकते हैं ना सर, एक तो फ्रॉड किया तो उसके वजह से प्रॉफिट्स कम हुआ है एक्चुअली, जो एक्चुअल था, और जो सर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रहा है वो कम हुआ रहेगा। जबकि कब फ्रॉड किया है, जब गलती हुई तब भी तो ऐसा सिनारियो हो सकता है। 5 लाख के जगह 50,000 का सेल बुक कर दिया ना, तो 4.5 लाख से सेल डायरेक्टली कम हो गया ना सर, तो बैंड बज गई। 4.5 लाख के सेल कम हुआ, बट यहाँ पे फ्रॉड नहीं था, यहाँ पे बेचारे की गलती हुई थी। एंड उसने गलती हुई तो उसको कोई चेक ही नहीं कर रहा है ना सर, छोटा बिजनेस है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। या सर मान लो बड़ा बिजनेस हो गया, फिर भी सर शायद उनके पास ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि वो लोग चेक ही नहीं कर रहे, एक ही बंदे पे भरोसा रख रहे कि उसने जो रिकॉर्ड किया भाई वो फाइनल, दैट्स इट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें वो 5 लाख की जगह 50,000 दिखेगा। अब भी सर इसी गलती हुई, उसके वजह से भी गलत प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। तो ये जो तीसरा बंदा था ना हमारा हीरो, एंट्री जो लेता है, वो चेक करेगा कि भाई क्या ये जो प्रॉफिट का अमाउंट तू दिखा रहा है, ये जो बाकी की सभी चीजें तू दिखा रहा है, क्या ये सही है या नहीं है, ये वो चेक करेगा। सही है। एंड ये जो बंदा है ना जो चेक करेगा, वो है हमारा कौन? बोलोगे मुझे, कौन है वो बंदा जो ये सब चीजें चेक करेगा? कौन है वो बंदा? आपको ध्यान में आ जाना चाहिए सर, वो बंदा है मेरा ऑडिटर। कौन है? ऑडिटर। मेरे साथ बोलो जी, ऑडिटर। क्या सही है क्या? ऑडिटर। तो क्या हुआ सिलसिला अभी तक? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको पैसा चाहिए, स्टार्टिंग में खुद का पैसा लगेगा, फैमिली फ्रेंड्स का पैसा लगेगा, बिजनेस थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, बहुत बड़ा बढ़ गया। अभी ऐसे लोगों से पैसा लिए जो लोग तो बिजनेस में ध्यान ही नहीं दे रहे, अभी बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे, तो इन दैट केस क्या हुआ सर, उन्होंने जो अमाउंट लेना है प्रॉफिट्स का, उनको जो इंफॉर्मेशन जाना है बिजनेस से, उस पे वो भरोसा कैसे रखे? तो भरोसा कैसे रखे? तो सर किसी एक ऐसे बंदे को अपॉइंट किया, जो बंदा ये जो बिजनेस का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रहा है उसको पूरा की पूरा चेकिंग कर रहा है, उसका पूरा की पूरा चेकिंग कर रहा है। आर यू गाइस क्लियर? समझे क्या? एब्सोल्युटली। देखो जी क्या हुआ सिलसिला, देखो सर, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेरा, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ये जो बंदे हैं, ये बंदों ने पैसा इन्वेस्ट किया मेरे बिजनेस में, इन्होंने दिया मुझे पैसा, मनी। बट सर इन्होंने जो पैसा दिया ना, यहां पे क्या हुआ, ये बंदा इसको पीरियोडिक बेसिस पे, पीरियोडिक बेसिस पे, पीरियोडिक बेसिस पे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन। बट कौन सा इंफॉर्मेशन सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सही है क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आर यू गाइस क्लियर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन माने कौन सा? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंफॉर्मेशन है, सही है, जो बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है, जो कैश फ्लो का इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्यों? इन लोगों को मैं क्या बोल सकता हूं सर, इन लोगों को हम क्या बोल सकते हैं? जिन्होंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स। सही है, इन्वेस्टर्स, एब्सोल्युटली राइट, इनको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं ना? यस सर जी। सर अभी देखो ना, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? टू इन्वेस्टर्स। बट यहां पे क्वेश्चन आया था हमारा क्या, हाउ इन्वेस्टर शल रिलाई ऑन दिस इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर इस इंफॉर्मेशन पे कैसे भरोसा रखेगा सर? ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे साथ। परफेक्ट। इन्वेस्टर कैसे भरोसा रखेगा सर इस इंफॉर्मेशन पे, ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। एंड दैट इज द रीजन सर एक तीसरे हीरो ने एंट्री लिया इस पूरे के पूरे, एंट्री ऑफ थर्ड पार्टी और पर्सन और पार्टी। पर्सन भी लिखा, पार्टी भी लिखा, ऐसा क्यों? देखिए बताता हूं, थोड़ी देर में समझे। एंट्री ऑफ थर्ड पर्सन और पार्टी इन दिस अरेंजमेंट।
in this arrangement to resolve this question, to answer this question. ठीक है, एंड ये जो थर्ड पर्सन है सर हमारा, और ये जो थर्ड पार्टी है, इसको हमने क्या बोला? दिस इज नोन एज माई ऑडिटर। ऑडिटर, ठीक है सर, अभी नाम नहीं समझ रहा मैं, ऑडिटर क्यों बोला, समझेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अभी बस दिमाग में रखना, ये कुछ चीजें स्टोरी चल रहा है हमारे पास सिर्फ अभी, ठीक है। किसी बंदे को अपॉइंट किया भैया, किसी बंदे को अपॉइंट किया, जिसका कुछ एंट्री हुआ, वो बोला कि भाई 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 कि तू चेक कर, तू चेक कर, ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है क्या ये सही है या नहीं है। अभी सर मुझे बोलना, लॉजिकल बात है, जिन बंदों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया, वही तो बंदा बोलेगा ना इस थर्ड पार्टी को कि भैया तू चेक करना ये सब इंफॉर्मेशन, हम तुझ पे भरोसा रखते हैं। एब्सोल्युटली राइट। बट सर यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है ना, यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है सर? देखना जी, अगर ये बंदा इसका, जिसका कंपनी है ना, ये जिसका कंपनी है, जिसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर है मान लो ABC, मैं मेरा नाम लिया था ना, मान लो SK, ये मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी मेरा भाई सर वो ऑडिटर रह सकता है क्या? माय ब्रदर, मेरे भाई को वो अपॉइंट करेंगे? एब्सोल्युटली नहीं सर, वो पागल है क्या, मेरे भाई को क्यों अपॉइंट करेंगे? और उनको पता है सर मेरे भाई को अपॉइंट करेंगे तो क्या गारंटी, वो कैसे भरोसा रखेगी मेरे भाई के इस पे भी? बिकॉज मेरा बिजनेस, मैं अगर कुछ झोल कर दूं, उसको सही इंफॉर्मेशन ना दूं, तो मैं मेरे भाई को बोल दूंगा कि भैया उसको बताना मत कुछ, दैट्स इट। वो भी मेरी बुराई नहीं करेंगे एंड वो भी बताएंगे नहीं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन कि भाई ये गलत है ये सही है, तो वो तो सब बोल देंगे कि भाई सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, नाटक कर देंगे चेक करने का, सब कुछ सही है। तो एब्सोल्युटली सर कॉमन सेंस बनता है कि वो इन्वेस्टर्स लोग मेरे भाई पे भरोसा रखेंगे ही नहीं। एब्सोल्युटली सर, इसका मतलब जो मेरे रिलेटिव्स है, जो मेरे रिलेटिव्स है, उस पे तो भरोसा रखेंगे ही नहीं। एब्सोल्युटली, तो वो लोग मेरे रिलेटिव्स में से किसी को अपॉइंट कर सकते हैं क्या ऐसे काम के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मान लो सर रिलेटिव्स नहीं, मेरा और एक बिजनेस है, क्या बोला? और एक बिजनेस है, एंड वो बिजनेस में मेरे कुछ और पार्टनर्स है, कुछ लोग है ना ऐसे जो मेरे पार्टनर्स है, उन पार्टनर्स में से ना एक जन है जो CA का प्रैक्टिस करता है। क्या बोले? जो CA बंदा है जो प्रैक्टिस करता है, उसको बोले वो लोग, तो वो भी पागल है, बोलेंगे उसको नहीं, बिकॉज उनको पता रहेगा कि भाई वो जो बंदा है जिसको ऑडिटर करना चाहते हैं हम अपॉइंट, वो बंदा इसका सर बिजनेस पार्टनर है, तो मैं तो उसको भी बोल दूंगा कि भाई मैं तुझे थोड़ा ऐसे देता हूं ना, पैसा देता हूं, तो उसको बता ही मत कुछ। सर ये भी तो सीन है यार। तो सर ये बंदा जो है ना थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन, ये कौन होना चाहिए? ये एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि ना मेरे रिलेशन में है, जो कि ना मेरे रिलेशन में है, ना ही SK के रिलेशन में है, एंड ना ही सर उसके खुद के रिलेशन में है। सही है? लॉजिकली वो मेरे सर इसके रिलेशन में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मेरे रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ना ही मेरे रिलेशन में, ना ही मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका कुछ संबंध होना चाहिए। क्या बोले? सिंपल सी बात है। अगर ऐसा कोई बंदा है जिसने मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले पैसे लगाए हुए थे, मतलब उसका, और लगाए हुए है अभी भी, मतलब उसका सर मेरा बिजनेस से लेना देना है, वैसे बंदे को भी अपॉइंट कर पाएगा? नहीं सर, एब्सोल्युटली नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये इन्वेस्टर्स लोग ऐसे बंदे को अपॉइंट करेंगे जिसका मेरे साथ, मेरे बिजनेस के साथ कोई भी संबंध नहीं। एंड जब ऐसा कोई बंदा जिसका उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी संबंध नहीं होता, तो उस बंदे को बोला जाता है, प्लीज बताना मेरे साथ, मेरे साथ बोलना जी, उस बंदे को बोला जाता है इंडिपेंडेंट बंदा। क्या बोलते हैं सर? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सर, इंडिपेंडेंट सुना है क्या आपने वर्डिंग? अरे बोलो ना जी बेटा, सुना है क्या आपने इंडिपेंडेंट का वर्डिंग? यस सर, इंडिपेंडेंट मतलब मैं मेरे दम पे अकेला पे उबा हूं सर, मतलब मैं मेरे दम पे सर कुछ कर रहा हूं,
यस एब्सोल्युटली, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो ना उसके फेवर में बोलूंगा, मैं तो ना इसके फेवर में बोलूंगा, मैं तो सच के फेवर में बोलूंगा। दैट्स इट। क्या बात कर दी। ये ऐसा बंदा रहेगा जो कि ना मेरे फेवर में बात करेगा, जो कि ना उसके फेवर में बात करेगा, ये तो सच्चाई के फेवर में बात करेगा। एंड इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है आपके ऑडिट में, चेकिंग में, एग्जामिनेशन में। मैंने एक वर्डिंग बोला अभी, क्या मैं जब बोल रहा था ना ये चेक कर रहा है, मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया फाइनेंशियल उसको चेक कर रहा है, उसको एग्जामाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जामाइन कर रहा है। मेरे साथ बोलोगे, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे ऑडिट के कोर्स में जब भी मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलना है तो आपने बोलना है। फिर आप मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, आपके आजू बाजू में 10-12 लोग जितने भी लोग हैं वो बोलेंगे आपको पागल हो गया ये बंदा, ये मोबाइल में वो कुछ बोलता रहता है बंदा, मोबाइल में लेक्चर में कुछ तो चिल्लाता रहता है एंड तू भी उसके साथ चिल्लाता रहता है, सीए वाले बंदे पागल हो गए, सीए इंटर कर रहे हैं पागल हो गए। चलेगा, होना है बोलना हमें पागल, अगले 4 साल 3.5 साल तक हमें पागल रहना है। कोई हमें कुछ भी बोल दे, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैं जब भी बोलूंगा कि आपने मेरे साथ बोलना है तो बोलना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बोला कि सर ये बंदा जो है ना ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, समझे? तो और मैंने क्या बोला? एग्जामाइन करता है। क्या करता है? एग्जामाइन करता है। क्या करता है? एग्जामाइन करता है। तो ये एंट्री ऑफ थर्ड पर्सन हुआ इस पर्पज के लिए, टू एग्जामाइन, टू एग्जामाइन, टू एग्जामाइन, टू एग्जामाइन, टू एग्जामाइन। सर हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं, टू एग्जामाइन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्लीज अच्छे से ध्यान देना, टू एग्जामाइन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी तक सिलसिला समझ गया पूरा? बोलो यस सर नो। अभी तक पूरा सिलसिला समझ गया? क्या हुआ? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए, लोगों से पैसा मांगे। एक टाइम ऐसे आ गया कि ऐसे लोगों से पैसा मांग रहे कि जो मेरे बिजनेस में कोई सर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रखते, जिनका मेरे बिजनेस में सिर्फ पैसे का लेना देना है, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का लेन देन है, बाकी उनको कुछ पता नहीं मेरे बिजनेस में कितना सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब चीजें मुझे उनको बतानी है। अभी वो लोग मेरे ऊपर कैसा भरोसा रखेंगे कि जो मैं उनको बताया वो सब सही है? इसीलिए उनको कभी डाउट आया कि सर ये मैं कैसे भरोसा रखूं। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम एक ऐसे बंदे को अपॉइंट करेंगे, हम एक ऐसे बंदे को अपॉइंट करेंगे, हम एक ऐसे बंदे को अपॉइंट करेंगे जो कि बंदा इंडिपेंडेंट है, जो ना तेरे रिलेशन में जो ना मेरे रिलेशन में, कि भैया वो बंदा इंडिपेंडेंट है, उसका तेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। और वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा करेगा चेकिंग। क्या करेगा सर? एग्जामिनेशन। अभी चेकिंग नहीं बोलना, इसके आगे जब भी बोलूंगा एग्जामिनेशन, छोटे वर्ड से टेक्निकल में मूव करेंगे। सही है ना? यस सर। तो वो बंदा क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। एंड सर एग्जामाइन करके क्या करेगा? सिंपल सी बात है, मैंने एग्जामाइन किया, नहीं मेरा बिजनेस है ना, आपने एग्जामाइन किया, मान लो आप हो गए सीए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए सर जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, किसी ने आपको अपॉइंट कर दिया ऑडिटर और बोले कि मेरे बिजनेस का ये चेक करना है। तो आप आए मेरे बिजनेस में, मेरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मैं उसको बताने वाला हूँ पूरा की पूरा देख लिया, पूरा की पूरा एग्जामिनेशन किया। एंड किसको क्या बोलेंगे सर? आप जाएंगे उस इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर्स को बोलेंगे देखो जी मैंने पूरा की पूरा चेकिंग कर लिया, मैंने एग्जामिनेशन कर लिया, मेरे हिसाब से, क्या बोले? मेरे हिसाब से मुझे कुछ भी गलती नहीं मिली। इधर ये सेंटेंस आप बोलोगे कि भाई मैंने पूरा की पूरा मैंने एग्जामिनेशन कर लिया सर जी। क्या किया? मैंने एग्जामिनेशन कर लिया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, एंड मेरे हिसाब से, ये कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो ढोकलो, मेरे हिसाब से कुछ सर गलती नहीं है। या सेकंड थिंग ऐसा भी बोल सकते हो ना आप कि भाई मैंने एग्जामिनेशन किया एंड मुझे इतनी इतनी गलती पता लगी। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं।
आइदर गलती पता नहीं लगी या आइदर गलती पता लगी। सर गलती क्यों बोल रहे हो, फ्रॉड भी तो हो सकता है। यस एब्सोल्युटली। तो अगर उसको कोई फ्रॉड पता लगा तो फ्रॉड के बारे में भी बताएगा कि भाई ये गलतियां हुई, ये फ्रॉड हुए। ओ सर ये बंदा किसको बताएगा, मुझे आके बताएगा। बोलो जी किसको बताएगा, मुझे आके बताएगा क्या ये बंदा कि सर आपके बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का ना मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखा। मैं बोला वाह क्या नई बात कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो देख ही नहीं रहा था इतने दिन, तो आके क्या टाइम पास कर रहा था या क्या कर रहा था। बोले सर जी सुनो ना, मजाक में मैंने आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है ना ये किया और मुझे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने फ्रॉड किया ना वो पता लगा। मैं बोला भाई तो मुझे क्यों बता रहा है? मुझे क्यों बता रहा है, तो उसको जाके बता जिसने तुझे अपॉइंट किया। कॉमन सेंस है। बोले एब्सोल्युटली यस सर, मैं तो उसको बताऊंगा जिसने तुझे अपॉइंट किया। आर यू गाइस देयर? तो ये जब बंदा एग्जामिनेशन करेगा तो ये सर इसके ऊपर उसके हिसाब से जब वर्डिंग बोला ना मैंने, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका ओपिनियन छाती ठोक के नहीं बोलेगा। वो छाती ठोक के नहीं बोलेगा कि भाई देखो कोई गलती नहीं मिली मुझे, मैं बोलता हूं चैलेंज करता हूं कि इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कुछ भी गलती नहीं है। भैया वो इतनी रिस्क ले सकता है जिंदगी में कि वो छाती ठोक के चैलेंज करके बोले कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं है, मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में? नहीं बोल सकता। पर क्यों नहीं बोल सकता? पैसे किस बात के मिल रहे हैं उसको? अभी ऑब्वियसली पैसे तो मिलेंगे ना उसको। ये काम क्या फुकट करेगा वो? बिल्कुल भी नहीं। पैसे किस बात के मिल रहे हैं सर? पैसे तो उस बात के मिल रहे हैं कि उसने बताना है कि क्या मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मैंने कुछ झोल किया, या क्या मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कुछ गलती है, क्या सही है या नहीं है, वो तो चीज उसको बतानी है। बट सर ध्यान देना, एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या बोला मैंने? रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत बड़ा हो गया नाम। रुको जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कितना बड़ा बिजनेस है रे सर जी रिलायंस इंडस्ट्रीज का? लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज। सर लैक्स एंड करोड़ नहीं बोल रहा, लैक्स ऑफ करोड़। 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, जो चाहे बोल दो। तो बड़ा बिजनेस। तो मतलब ट्रांजेक्शन्स कितने होते होंगे, कितना सेल्स हुआ रहेगा, कितना परचेस हुआ रहेगा? बाप रे सर पता ही नहीं यार, इतने सारे लॉजिकल है। लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, लाखों ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, करोड़ों ट्रांजेक्शन्स रहेंगे। पॉसिबल है ना सर? लाखों ट्रांजेक्शन्स तो आराम से रहेंगे। तो सर मुझे बताना, वो बंदा जब ये एग्जामिनेशन करेगा तो ये क्या करेगा? ये तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स को चेक करना चाहेगा ना कि कुछ गलती हुई या नहीं हुई। ऑब्वियस है ना यार कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मेरे देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पी एंड अकाउंट में दिख रहा है कि सेल्स इतना है सर। मैं टी में बना रहा हूँ, गलती मत करना, अभी टी नहीं चलता, अभी वर्टिकल चलता है। बस मैं बोल रहा हूँ, मान लो चलो यार वर्टिकल ही बना देता हूँ, नहीं तो गुस्सा करेंगे आप लोग। देख लो सर, मेरा सेल्स इतना है, मान लो 500 करोड़। मेरा परचेस एंड अदर कॉस्ट है पूरा, सेल्स माइनस कॉस्ट लेता हूँ, पूरा की पूरा लेता हूँ, गुस्सा मत करना, 300 करोड़। एंड सर मेरा प्रॉफिट आ रहा है फिर 200 करोड़। मुझे बोलना सर, उसको अगर एग्जामिनेशन करना है कि ये प्रॉफिट 200 करोड़ सही है या नहीं है, तो इसके लिए उसको ये 500 करोड़ का चेकिंग करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ये 300 करोड़ का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। लॉजिकल है। ये 500 करोड़ सही है या नहीं ये देखो, इधर इसमें गलती नहीं तो फ्रॉड हो सकता, नहीं तो इसमें भी तो गलती नहीं तो फ्रॉड हो सकता ना। मैंने एग्जाम्पल सेल्स वाला दिया था, 5 लाख के इनवॉइस के जगह उसने 50,000 का इनवॉइस बुक कर दिया, तो ये 4.5 लाख से सर रेवेन्यू कम हो गया इधर। तो ये गलती सर इधर हुई सेल्स में। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ सेल्स में ही गलती होएगा। पॉसिबल है ना एक सिनारियो और, कि सर एक सिनारियो क्या, ऐसे काफी सारे सिनारियोज है कि सर एक्सपेंसेस का इनवॉइस था, तब भी झगड़ा ही करके आया तो बीवी से, एंड झगड़ा करके आया इसलिए 50,000 का एक्सपेंस उसने बुक कर दिया 5 लाख रुपए। यहाँ मजे हो रहे हैं सर, इनकम कम बुक कर रहा है, एक्सपेंस ज्यादा बुक कर रहा है, उसकी मर्जी है ना। कुछ भी तो हो सकता है ना भाई, ये भी तो एरर हो सकता है। फिर यहाँ पे एरर हुआ तो ये कॉस्ट में झोल हो रहा है 300 करोड़ के, तो भाई उसको तो दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। उसको तो इनकम भी तो देखना है, उसको तो एक्सपेंडिचर भी तो देखना है, पूरी की पूरी चीजें देखनी है। बस सर सिर्फ पी एंड एल अकाउंट है क्या उसके पास? नहीं सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बैलेंस शीट भी तो आया। बैलेंस शीट में दिए उसने इतने सारे एसेट्स, बैलेंस शीट में दिए उसने इतने सारे एसेट्स कि भैया ये फिक्स्ड एसेट्स है,
एसेट्स में उसने फिक्स्ड एसेट्स दिए, अदर एसेट्स दिए, लायबिलिटीज दिए सर, लायबिलिटीज दिए, लायबिलिटीज में सर नॉन करंट लायबिलिटीज दिए, नॉन करंट समझता है ना सर जी, अकाउंटिंग पढ़े हो ना बेटा, करंट दिए है 12 महीने वगैरह, समझते हो। तो सर ये फिक्स्ड एसेट्स वगैरह उसका इतना सारा अमाउंट, अदर एसेट्स ये बाप, ये भी तो उसको चेक करना है, बिकॉज ये भी तो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं ये बताना पड़ेगा। बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गया तो इधर आने वाले इंपैक्ट्स भी गलत होंगे। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट का अमाउंट गलत हो गया तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत हो जाएगा। तो सर ये तो झोली है यार। तो मतलब इन शॉर्ट उसको P&L भी चेक करना, उसको बैलेंस शीट भी चेक करना, और अगर उस बंदे को बोले कि भाई इतना सब चेक करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो भाग के जाएगा। उसको अगर बोले कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का चेक करना है भाई इतना सब चीजें, तो वो भाग जाएगा। वो बोलेगा पागल हो गए क्या, मैं क्या इतना रिका में बैठा हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ काम नहीं है कि मैं इतनी सारी चीजें इसी चेक करते हुए बैठू। बोले चल मान ले यार, तुझे इतना सारा पैसा देते, करोड़ों रुपए देते, एक ऑडिट का, एक एग्जामिनेशन का करोड़ रुपए देते। बोले सर फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम करने के लिए मुझे 1-2 साल लग जाएंगे, 2 साल मिनिमम लग जाएंगे सर। बोले 2 साल वगैरह नहीं ना यार भाई, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इस साल का इन्फॉर्मेशन तू 2 साल के बाद बताएगा सही है या नहीं है, ये 2 साल में बैंड बज जाएगी पूरी। तो इतना लेट तो सर नहीं बता सकते उन लोगों को, इन्वेस्टर्स को, उनको एक कुछ टाइम पीरियड में बताना पड़ेगा। फिर नहीं होगा भाई, मेरे से काम नहीं होगा, छोड़ दे, नहीं चाहिए तेरे करोड़ रुपए, मैं नहीं करता ये एग्जामिनेशन। कोई बंदा एक्सेप्ट करेगा ये चीज? एब्सोल्युटली पॉसिबल ही नहीं यार। तो बोलो मुझे क्या लॉजिकली पॉसिबल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी होने दो या कोई भी कंपनी होने दो जो इतना बड़ा है, एक एग्जांपल दिया रिलायंस का, ऐसे तो कितने सारे कंपनीज है, हजारों कंपनीज है जिनका इतना बड़ा ट्रांजेक्शन रहते हैं, कि जो पॉसिबल ही नहीं है एक एक ट्रांजेक्शन चेक करना डिटेल में। नहीं सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सर क्या होता है, मैं कुछ 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 सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस चेक करता हूं, सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस चेक करता हूं, सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस चेक करता हूं, सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस चेकिंग। मैं टेक्निकल वर्डिंग्स पे नहीं जा रहा बिल्कुल भी, हाँ मैं सिर्फ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस बोल रहा हूं अभी। इसके लिए एक टेक्निकल वर्डिंग है जिसके बेसिस पे आपका एक पूरा की पूरा चैप्टर है, बस आने वाला हूं कुछ देर में उसकी तरफ। सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस का चेकिंग करेंगे। एंड मुझे बोलो भाई, मान लो आपका ये 500 करोड़ के रेवेन्यू में कुछ सर 5 लाख ट्रांजैक्शंस थे, कितने, 5 लाख ट्रांजैक्शंस थे। ये 5 लाख ट्रांजैक्शंस मैंने मुझे पॉसिबल थे चेक करना, मान लो सर 500 ट्रांजैक्शंस, इतना ही पॉसिबल है सर, बाकी के भी तो काम है ना। तो 500 ट्रांजैक्शंस मैंने चेक किए, मुझे बोलो मैं 500 ट्रांजैक्शन चेक करके बोल रहा हूँ कि भाई 500 में मुझे कोई गलती नहीं मिला, तो 5 लाख में कुछ भी नहीं है। मैं किसके किसके इसमें किसमें कोई हिम्मत है बताओ मुझे कि 500 ट्रांजैक्शन चेक करके वो बोलेगा 5 लाख के 5 लाख ट्रांजैक्शन में कोई भी गलती नहीं, बचे हुए 4.5 लाख उसने देखे भी नहीं, देखे भी नहीं भाई सही है क्या नहीं है। सिर्फ 500 ट्रांजैक्शन चेक किए एंड 4,99,500 ट्रांजैक्शन, सॉरी मैं कुछ 4.5 लाख बोल रहा था, 4,99,500 ट्रांजैक्शन में कुछ भी गलती नहीं है। बोले पॉसिबल है ऐसा? बोल ही नहीं सकता हूँ। किसी में इतना हिम्मत नहीं, किसी में इतनी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं कि सर वो ऐसा छाती ठोक के बोलेगा कि भाई मैं गारंटी देता हूँ पूरे के पूरे 5 लाख ट्रांजैक्शन में कोई नहीं है सर। इसीलिए 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 वो पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ कभी बोल ही नहीं पाएगा कि भाई इसमें कुछ गलती नहीं है। लॉजिकल है, आप भी रहोगे तो आप बोल पाओगे भैया, बोलो मुझे, आप बोल पाओगे यस और नो? बिल्कुल भी नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे बोल पाएंगे गलत चीजें कि 500 चेक करके मैं 5 लाख पे ऊपर बोलूं कि एकदम सही है कुछ गलती नहीं है? बट सर बोलना तो है, इन्वेस्टर्स लोगों को बोलना तो है कि सही है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि भैया मैं बोलूंगा एग्जामिनेशन करके, मैं बताऊंगा उनको सही है या नहीं है, बट ऑफ माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन दूंगा, मेरा ओपिनियन दूंगा ऑन वट एवर द प्रोसीजर्स, मैंने जो भी काम किया, वट एवर द वर्क आई परफॉर्म्ड, जो भी मैंने काम किया उस काम के बेसिस पे मैं बोलूंगा मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इसमें कोई गलती नहीं है। क्या मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इसमें कोई गलती नहीं है? भाई इसी गलती हो सकती है, मैं ऐसा बोल के एक इनडायरेक्टली उसको ये भी इंडिकेटर दे रहा हूं कि भाई इसमें गलती हो सकती है जो मुझे पता नहीं चली। लॉजिकल है भाई, ऐसी गलती हो सकती है जो शायद मुझे पता नहीं चली। एंड इन दिस सिनारियो अगर ऐसा कोई सीन है तो मुझे बताओ सर, मैं उसको 100% कॉन्फिडेंस दे रहा हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी वो बंदा मुझे अपॉइंट करेगा, क्यों? बिकॉज उसको 100% कॉन्फिडेंस कोई भी नहीं दे पाएगा।
लॉजिकल है, तो प्लीज अच्छे से ध्यान रखना कि टू एग्जामाइन करता हूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड पर्पज क्या है इसके बाद मेरा, टू प्रोवाइड, ये थोड़ा हटा दूं क्या, मैं इसको थोड़ा साइड लेता हूं, ठीक है, टू प्रोवाइड द ओपिनियन अबाउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग बोल रहा हूं जिस वर्डिंग पे पूरा ऑडिट डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, मैं आज बस आपको एक स्टोरी के थ्रू बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि सिलेबस में क्या है, अभी तक हम इंटर नहीं किए, प्लीज टेंशन मत लो बिल्कुल भी, स्टोरी क्लियर होना चाहिए, जब ये स्टोरी क्लियर हो जाएगा, जब ये पूरा की पूरा केस स्टडी क्लियर हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा ऑडिट क्या है, ऑडिट क्यों है, ऑडिट की जरूरत क्या है। अभी तक ये पता लग गया होगा ऑडिट क्या है, सिर्फ एग्जामिनेशन है, किसका एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, इतना पता लगा क्या, यस बोलो फटाफट से, यस बोलो, यस सर। उसके बाद में और एक चीज पता लगी सर कि ऑडिट क्यों होता है, सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया सर बिजनेस में, एंड पैसा देने के बाद सर उनको इस बिजनेस के में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कुछ तो झोल नहीं हो रहा है, कुछ गलतियां नहीं हो रही, उसके लिए सर क्या चेकिंग चाहिए, रिलायंस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, रिलायंस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, भरोसा चाहिए सर, उसके लिए उन्होंने किसी और बंदे को अपॉइंट किया चेक करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, सही है, इसके लिए ऑडिट है। तो व्हाट इज ऑडिट, व्हाई इज ऑडिट, क्लियर विद दिस बेसिक मीनिंग। अभी ये चीजें एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते भाई किसी को कंफर्ट चाहिए वगैरह, नो, ये तो बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चल रहा है, अभी एग्जाम में क्या लिखेंगे इसमें से वर्डिंग यूज करेंगे हम। तो हमारा पहला, अभी तक क्या क्या कीवर्ड्स आए, देखो ऑडिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ 2 मिनट के लिए ध्यान देना, ऑडिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, कि ये टेक्निकल लैंग्वेज कितना आपका बिल्डअप हो जाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कीवर्ड्स, ये टेक्निकल वर्ड जो है ना, ये आपके एग्जामिनेशन के आंसर में दिखने चाहिए, ये जब दिखेंगे तब मार्क्स मिलेंगे। तो सर ये कीवर्ड्स क्या है, ये कीवर्ड्स एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट, नेक्स्ट सर कीवर्ड एग्जाम्पल ट्रू एंड फेयर व्यू, बड़े बड़े बोल रहा हूं कीवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड ओपिनियन, नेक्स्ट कीवर्ड सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह तो नहीं बोलूंगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, सही है, समझ रहे हो क्या, आर यू गाइस क्लियर विद दिस, समझा अभी तक एकदम अच्छे समझ गया क्या, बोलो चलो फटाफट मुझे, ठीक है। एंड सर मुझे बताना एक नेक्स्ट पॉइंट, ये इतना पॉइंट मैं बस नीचे लेता हूं, एक सेकेंड दो बस, मुझे रोक लो, अभी तक एकदम अच्छे से चल रहा है आपके साथ, हाँ, अरे यार ये हैंग क्यों हो गया, रोकला है क्या, किधर गया रे ये, हाँ आ गया सर। देखो जी देखो, अभी इसके नीचे मुझे कुछ लिखना है, ये इंडेक्स वगैरह 2 मिनट के लिए छोड़ो सर, हाँ ये आपको लिख के लेना है यार, 2 मिनट बाद लिख के लेना है, बस मुझे और एक पॉइंट लिखना है इसके नीचे, इसके लिए मैंने जगह करी यहाँ पे, हाँ क्या सर, इसके नीचे क्या है बोलो ना, हाँ तो टू प्रोवाइड द ओपिनियन अबाउट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये था हमारा अभी सिलसिला क्या चल रहा था ये वाला, यहां तक आ गए थे हम कि ओपिनियन देना है भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके ट्रू एंड फेयर व्यू, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, ये वर्डिंग क्या होता है उसका मीनिंग बता रहा हूं पहले, ट्रू, ट्रू मतलब सर सच है या नहीं है, क्या इसमें झूठ है क्या कुछ, वो बताएंगे। एंड फेयर, फेयर फेयर मतलब सर विदाउट, विदाउट 100% कॉन्फिडेंस, पूरे 100% कॉन्फिडेंस के बिना बोल रहा है, इसीलिए फेयर वर्डिंग यूज किया। अगर मैं छाती ठोक के बोलता पूरा पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ कुछ चीज बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई, करेक्ट है, करेक्ट, नहीं तो मैं बोलता सर करेक्ट है, बट यहाँ पे मैं करेक्ट वर्डिंग यूज कर सकता क्या, करेक्ट नहीं वर्डिंग यूज कर सकता, नहीं कर सकता सर, मैं बोल सकता हूँ फेयर है, करेक्ट नहीं है फेयर है, करेक्ट नहीं है फेयर है,
ट्रू एंड करेक्ट नहीं होगा, ट्रू एंड फेयर होगा। ये छोटा वर्डिंग यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपने गलती कर दी शायद। ट्रू एंड करेक्ट व्यू आपका वहां पे इसे मस्त फुली बनेगा और 0 मार्क्स आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू एंड करेक्ट नहीं हो सकता सर, नॉट करेक्ट। तो ये लिखता हूं मैं, यहाँ पे ऊपर लिखता हूं सर जी, यहाँ पे जो आएगा दिस शुड नॉट बी करेक्ट, करेक्ट नहीं होगा। इसे फुली मार दी मैंने उसको, ठीक है। करेक्ट नहीं होगा, ट्रू एंड फेयर होगा, ठीक है। क्यों फेयर है सर? बिकॉज हम 100% कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते। एंड सर हम 100% कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले सकते? वाई नो 100% कॉन्फिडेंस? वाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग 100% कॉन्फिडेंस? बिकॉज ऑफ, एक नेक्स्ट कीवर्ड बोलने जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। बाप रे क्या वर्डिंग है सर, इनहेरेंट लिमिटेशंस। ये पूरा देखने वाले फिर से हम, बस अभी आपके दिमाग में एक थोड़ा स्ट्रोक कर रहा हूं। स्ट्रोक करना समझते हो? दिमाग में सिर्फ एक थोड़ा है ऐसे अंगारी जला रहा हूं इन पर्टिकुलर वर्डिंग्स की। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस के वजह से सर, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस के वजह से हम 100% कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते। एंड वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन क्या हुआ, जो हमने बात करी थी एग्जांपल में, कि सर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतना ऑडिट 100% चेक करता बेटा कॉन्फिडेंस के साथ, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है। नो टाइम, नो सफिशिएंट टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन। बाकी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके ऊपर सर स्टोरी को खत्म करने का समय आ गया है। आ जाना मेरे साथ भैया, जल्दी चलो। टू प्रोवाइड द ओपिनियन, मुझे बताना एक सिंपल सी बात सर, ये जो ओपिनियन वो प्रोवाइड करेगा, ये क्या सभी इन्वेस्टर्स के कान में जाके बोलेगा? ठीक है, सभी इन्वेस्टर्स के कान में जाके बोलेगा भाई इसका इन्फॉर्मेशन है ना बहुत अच्छा है, कोई गलती नहीं है, भाई इसके इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती है, इतना इतना रिकामा बेटा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सर ये क्या करेगा? अभी रिलायंस जैसी कंपनी यार, उसमें कितने सारे इन्वेस्टर्स है। मैंने एक शेयर लिया, मैं भी इन्वेस्टर बन गया रिलायंस का। एक शेयर लिया सर, सिर्फ 2100 रुपए का एक शेयर लिया, मैं भी इन्वेस्टर बन गया। लाखों इन्वेस्टर्स है, तो क्या लाखों लोगों को कैसे बोलेगा? ये लाखों लोगों को क्या मैदान में बिठाएगा इसे और बोलेगा भाई देखो मैंने इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक किया, इसमें कोई गलती नहीं मिली? नहीं पॉसिबल ना सर, इतना डिफिकल्ट नहीं है सर, इतना डिफिकल्ट है सर, समझते हो? तो इसके लिए सर पहले इन सभी इन्वेस्टर्स को, पहले इन सभी लोगों को बोल दो सर एक रिपोर्ट करके एक डॉक्यूमेंट में लिख के दे दो ना, अच्छी बात है। एंड वो जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिख के दिया जाता है थ्रू द रिटर्न डॉक्यूमेंट, और रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं थ्रू द रिटर्न रिपोर्ट प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर्स। समझे? ये जो रिटर्न रिपोर्ट है ना भैया, रिटर्न रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर विद दिस? अभी तक स्टोरी एकदम अच्छे से समझ गए आपको, ऑडिट क्या है क्यों है? चलो अच्छे से ध्यान देना। सो ये चीजें अपने ध्यान में रखनी है। वीकली बेसिस पे क्विज वगैरह होगा, वो हम एप्लीकेशन में करते जाएंगे हमारा क्विज, ठीक है। सो उसमें भी आपका कॉन्टिन्यूअस रिवीजन होते जाएगा। एंड इसके बाद में हमने क्या ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अभी हम पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे अपने कंटिन्यूअस रिवीजन करना है, कंटिन्यूअस रिवीजन करना है। जो भी शॉर्ट नोट्स दूंगा वो शॉर्ट नोट्स के। अभी एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर्स में आपको मैं क्या क्या देने वाला हूँ। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद में ये कीवर्ड्स वगैरह सब हाईलाइटेड नोट्स रहेंगे विद हाईलाइटेड कीवर्ड्स। आपको ये सब चीजें पता है, सो ज्यादा डिटेल में नहीं लिखता हूं मैं आपको क्वेश्चन बैंक देने वाला हूं, क्वेश्चंस बैंक देने वाला हूं, क्वेश्चन बैंक देने वाला हूं, ताकि इसमें आपको सब चीजें ना क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे, आरटीपीज एमटीपी सब 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 सब। जो नोट्स है उसमें विथ इलस्ट्रेशंस रहेंगे, आईसीआई के जो इलस्ट्रेशंस है वो इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स के साथ ये नोट्स रहेंगे, इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स। एंड जो आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होते हैं नीचे वाले सब वाले पार्ट कि चेक योर नॉलेज सेक्शन वाला, टेस्ट योर नॉलेज वाला, वो आपके क्वेश्चन बैंक में रहेगा, ठीक है। और इलस्ट्रेशन जो रहते हैं विद इन द चैप्टर वो आपके नोट्स में कवर हो जाएंगे, सो उसका भी कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन बैंक के साथ में आपको चार्ट्स, उसके बाद में मैं आपको चार्ट्स के पीडीएफ्स देने वाला हूं, पीडीएफ्स जो आप कंप्लीटली
प्रिंटेबल है, ये सब चीजें प्रिंटेबल है, तो आप प्रिंट आउट्स करा के लेंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप हाइलाइटर साथ में रखना और सर कलर पेन साथ में रखना, ताकि मैं आपको मार्किंग करा के दूं जहां पर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट करके मार्क करा के दूंगा एंड कुछ चीजें मैं आपको BER करके मार्क करा के दूंगा। दोनों का मतलब क्या होता है समझ लो पहले। इंपॉर्टेंट माने डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहां पे आप लोग गलती कर सकते हो, जो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट और R करके मैं मार्क करा के दूंगा, R विथ सर्कल। ठीक है, सर्कल में R लिखना है आपने, ऐसे मार्क करा के लेना है। इसका मतलब है रिवीजन वाला, कि इसके लिए आपको कंटिन्यूअस रिवीजन जरूरी है, समझे, कंटिन्यूअस रिवीजन जरूरी है। एंड जब मैं BER करके मार्क करके दूंगा तो इसका मतलब होता है बिफोर एग्जाम रिवीजन। सब चीजें अभी कवर कर रहा हूं, बिफोर एग्जाम रिवीजन। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एग्जाम के टाइम आपके पास 1.5 आवर रहता है, 1.5 आवर, सॉरी 1.5 डेज, क्या बोल रहा हूं मैं, 1.5 डेज to 2 डेज, अभी 2 दिन रहते हैं यूजुअली, बट मैं हाफ दिन बफर रख रहा हूं, तो 1.5 दिन में सर आपने क्या क्या रिवाइज करना है, वो सब कॉन्सेप्ट ये रहेंगे, BER से मार्क रहेंगे। ठीक है, एंड R माने कंटिन्यूअस रिवीजन करना है इन कॉन्सेप्ट्स का, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉट जस्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट वहां पे आपकी सर गलती होने का स्कोप है जो जल्दी ध्यान में नहीं बैठता। सही है, वो पॉइंट्स R करके रहेंगे, तो इसे आपने मार्किंग करा के लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है क्या, आर यू गाइस क्लियर? तो ये सब हो गई चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स। टेस्ट सीरीज वगैरह पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज आपका बाद में रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट कोर्स। सही है, फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज, उसका इवैल्यूएशन वगैरह ऑल दैट थिंग्स ओके। चलो जी, अभी हम आते हैं अगेन हमारे सिलेबस के पार्ट पे। ठीक है गाइस, चलो गाइस, तो ये जो स्टोरी हमने देखा, अभी अच्छे से ध्यान देना, पूरे आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें, मैं सिलेबस ओवरव्यू करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? सिलेबस ओवरव्यू। ठीक है, फर्स्ट थिंग, आपके पूरे पूरे सिलेबस में 13 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 13 चैप्टर्स है। मेरे नोट्स में आपको दिखेंगे 14 चैप्टर्स। क्यों सर, ऐसा क्यों, आप क्यों एक्स्ट्रा करा रहे हो? बिकॉज ये जो आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, जो आपके पास दिया जाता है ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स का एक गट्ठा, जो आप कभी जिंदगी में देखते नहीं, और जो बाकी आप सीनियर से पूछोगे तो वो भी कभी नहीं देखे हुए रहते। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कोई देखता ही नहीं, रेयरली कोई देखता होगा। बिकॉज सर उसमें रहता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता नहीं है अभी तक क्या है क्या नहीं है, डोंट वरी, मैं बताने वाला हूँ। बट सर एक स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, ऑडिट कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें क्या क्या कंसिडरेशन पॉइंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो उसको बोला जाता है शॉर्ट में, अभी के लिए समझ लो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसेज। क्या? एसेज। तो देखो, देर आर लॉट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग काफी सारे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट नेचर ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या बोला? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग काफी सारे हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट नेचर ऑफ एक्टिविटी जो हम ऑडिट के टाइम परफॉर्म करते हैं। तो जो रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो हमने रिस्पेक्टिव चैप्टर में कवर किए हुए हैं। मतलब जो चैप्टर आता है उसमें जो डिस्कशन होता है, उसमें जो रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसका हमने उधर ही डिस्कशन किया हुआ है। तो आपको उसका कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि आपका लिंकेज पूरा बैठ जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो भी ऐसे रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे चैप्टर्स के साथ डिस्कशन नहीं होता, बट जो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हमने बाद में एक 14 चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है विद सम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स, विद सम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ आपको यहाँ पे स्टार किए हुए दिखेंगे, 260, 265, 330, 440 एंड 620। ये 5 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो आपके सिलेबस में एज पर May 21 एग्जामिनेशन का जो सिलेबस आईसीएआई ने बोला था, उसमें न्यू कोर्स के लिए, क्या बोला मैंने, न्यू कोर्स के लिए सर ये एप्लीकेबल नहीं थे। तो मैंने नोट दिया हुआ है कि ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है न्यू कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो May 21 के एग्जामिनेशन के लिए था आईसीएआई का अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन, बट ओल्ड कोर्स में ये एप्लीकेबल था सबके सब स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा भी 2-3 स्टैंडर्ड्स है जो ओल्ड कोर्स में एप्लीकेबल थे, अभी उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया, बट इन 5 स्टैंडर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिया। क्यों? रीजन समझ लो, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स है ना, जो ये स्टार वाले हैं 5, इनके प्रिंसिपल्स आपको कुछ हद तक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां उनका रेफरेंस आता है किसी बाकी चैप्टर में पढ़ने के लिए जो आपके सिलेबस में है।
सही है। आपके सिलेबस में जो बाकी चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उनको पढ़ने के लिए हमें कोई रेफरेंसेस लेने हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ते हैं जो इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में है, जो आपके सिलेबस में एज पर आईसीएआई नोटिफिकेशन न्यू कोर्स के लिए नहीं थे। मई 21 के लिए, नवंबर 21 के लिए आईसीएआई ने अभी तक इस पे कोई सर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो हमें एनीवेज ये स्टैंडर्ड्स पढ़ने ही हैं, बट ये हम मॉडरेट लेवल तक पढ़ेंगे, एकदम पूरा एडवांस लेवल में नहीं पढ़ेंगे। जितना जरूरत है आपको समझने के लिए उतना पूरा हम ये 5 स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? तो आपने ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो 2-3 स्टैंडर्ड्स है जो मैंने ओल्ड कोर्स में एप्लीकेबल थे अभी, बट न्यू कोर्स में एनीवेज नहीं थे, फिर भी मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिया बिकॉज वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है जिनका बाकी चीजों से कोई रिलेशन नहीं आता। पूरे सिलेबस में एक ही जगह पे एक स्टैंडर्ड है 402 वाला, उन 2-3 स्टैंडर्ड में से एक स्टैंडर्ड है 402 जिसका रेफरेंस आएगा और मैं बताऊंगा, सही है। बट वो एक ही जगह पे एग्जाम्पल में मुझे रेफरेंस देना पड़ता है, इसलिए मैं वहां पे सिर्फ रेफरेंस दूंगा, ठीक है। बट वो फुल ऑन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। अगर आईसीआई नवंबर 21 के लिए अनाउंसमेंट लेके आता है, नोटिफिकेशन लेके आता है कि सर हम ये जो स्टैंडर्ड्स है ये फुल फ्लेज्ड एप्लीकेबल कर देंगे, तो एनीवेज हम ये 5 स्टैंडर्ड्स तो पढ़ चुके हैं, जो 2-3 स्टैंडर्ड्स रहेंगे एक्स्ट्रा वो स्टैंडर्ड्स भी हम पढ़ लेंगे। एंड इन 5 स्टैंडर्ड्स को भी एकदम एडवांस लेवल पे जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, जो स्पेसिफिक पार्ट है वो भी हम पढ़ लेंगे, सो उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर विद दिस? तो आपका क्या क्या कवर होने वाला है, आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल पूरा कवर हो जाएगा, बिकॉज मेरे जो भी नोट्स है दीज नोट्स आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन आईसीआई स्टडी मॉड्यूल। उसके इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी नोट्स में कवर रहेंगे विद हाईलाइटेड कीवर्ड्स आंसर्स के, उसके स्टडी मटेरियल के जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस वो भी कवर रहेंगे, एंड अदर सभी मटेरियल्स के आरटीपीज एमटीपीज एवरीथिंग विल बी कवर्ड थ्रू द क्वेश्चन। तो उसकी कोई भी टेंशन नहीं लेना। जो आपके गाइडेंस नोट्स है, गाइडेंस नोट्स अभी तक कुछ एप्लीकेबल नहीं, लॉट ऑफ गाइडेंस नोट्स आर एप्लीकेबल नहीं है एग्जामिनेशन में। कई जगह पे मैं सिर्फ रेफरेंसेस दूंगा तो वो मैं इंक्लूड करूंगा, एंड अगर आईसीआई अगेन लेके आ जाए कि भैया ये कुछ गाइडेंस नोट एप्लीकेबल है, तो वी विल हैव द डिस्कशन ऑन दोस गाइडेंस नोट जब भी आईसीआई कुछ नोटिफिकेशन लेके आ जाए। एज ऑन डेट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जो भी आईसीआई का ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स वाला पार्ट है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाला, सर्क्यूलर्स नोटिफिकेशंस वाला, वो सब चीजें हमारे नोट्स में कवर रहेगी, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? चलो सर, अभी एक ओवरव्यू देखते हैं कि ये 13-14 चैप्टर जो हम बोलते हैं इसमें है क्या क्या, ठीक है। एकदम अच्छे से ध्यान देना, अगले आधे घंटे के लिए ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद हम आज का सेशन ओवर करेंगे, ठीक है। ध्यान देना एकदम अच्छे से, हमारा सेशन हर रोज चलेगा अराउंड 1.5 आवर, 1.5 आवर, तो ध्यान देना अच्छे से। जल्दी से जल्दी वी विल ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस, बट हमें जल्दी जल्दी नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्चुअली एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है। एंड प्लीज आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, लास्ट के 5 to 6 एग्जामिनेशन से, मतलब 2 से 3 सालों से ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा बनता है। फाइनल लेवल पे तो बैंड बजा देते हैं, क्या फाइनल लेवल पे नए क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एंड सर उसके वजह से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सर मैं बोल रहा हूँ फाइनल लेवल, तो सर इंटर लेवल पे भी वैसा ही है क्या? इंटर लेवल पे कुछ हद तक वैसा ही है, एंड मुझे ऐसे लगता है आने वाले इसमें वो मेजर हद तक सर वैसे हो जाएगा, क्योंकि ऑडिट इज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपको समझ जाएगा क्यों कोर सब्जेक्ट है। और आपने शायद सुना भी होगा आपके सीनियर से कि क्यों ऑडिट एक कोर सब्जेक्ट है, समझे? बिकॉज इसमें मेजर प्रैक्टिस होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, एंड दैट्स व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा ऑडिट सब्जेक्ट जो है वो लिंक्ड है एक दूसरे से। जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बताया था, इस स्टोरी में मैंने आपके पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स में से 4 से 5 चैप्टर कवर किए, वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा अभी कुछ देर में कि कैसे 4-5 चैप्टर का रिलेवेंस एक ही स्टोरी में आ जाता है जब हम लिंकेज करते हैं। इसको बोलते हैं ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स लिंक होना एक दूसरे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। तो इसीलिए भाई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑडिट के कॉन्सेप्ट सिर्फ एक चैप्टर में पढ़ लिए तो बस खत्म हो गया, नहीं, यू शुड बी एबल टू लिंक लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टुगेदर। जब मैं फ्रॉड का वर्डिंग बोलूं तो फ्रॉड के लिए हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस आ जाते हैं अलग अलग चैप्टर्स से, तो ये रेफरेंसेस, ये जो रिलेशनशिप्स है, ये बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड कि मैं वो आपको लिखा के देने वाला हूं एक नोटबुक में। ये जो बोला था कीवर्ड्स, मीनिंग्स एंड रेफरेंसेस, ये उसके लिए था, क्योंकि आपके आंसर जब भी क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे एग्जामिनेशन में, एंड कोई फ्रॉड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ एक जगह का रेफरेंस देके जरूरी नहीं है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको 2-3 अलग अलग चैप्टर से जो भी पॉइंट्स है रिलेवेंट है उसके लिए सब मिला के आंसर देना पड़ेगा। इसके लिए आपका
पूरे सिलेबस का स्टडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परफेक्ट। एंड वो आपका इजीली अगले 100 आवर्स के जो भी लेक्चर्स रहेंगे पूरे के पूरे एकदम कवर हो जाएंगे। एंड मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क पेपर्स दिखाऊंगा बिग 4 के, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। सो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। चलो जी, आपका पहला पहला चैप्टर आता है, मैं चैप्टर वाइज बस नोट्स दिया हूं, हम डिस्कशन करने वाले, नॉट जस्ट चैप्टर वाइज, हम लॉट ऑफ थिंग्स साथ में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। पहला सर चैप्टर है आपका, चैप्टर वाइज देखें तो पहला चैप्टर है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। मतलब क्या सर, ऑडिट तो हमने देख लिया, ऑडिट का बेसिक मीनिंग होता है एग्जामिनेशन करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करना है, एंटिटी का करना है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का करना है, एंड किसने करना है, एक इंडिपेंडेंट बंदे ने करना है। एंड क्यों करना है सर, कि एक ओपिनियन देना है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, इस बात का ओपिनियन देना है कि क्या वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। मेरे साथ बोलोगे एक बार, बेसिक मीनिंग बोलोगे, फिर डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करना शुरू करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट, कॉन्टेक्सचुअल पार्ट। तो सर अभी मेरे साथ बोलोगे ऑडिट में क्या क्या चीजें हैं। पहला एग्जामिनेशन है सर, फर्स्ट वर्डिंग एग्जामिनेशन है, किसका एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन है, सही है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन माने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा एंड रिकॉर्ड्स एंड जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको बोले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अलग अलग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को साथ में जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कुछ प्रॉपरली अरेंज करते हैं, उसको वो अरेंज्ड डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट्स एंड वो टेबल्स को हम बोलेंगे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो उस स्टेटमेंट को, फॉर्मेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन कवर्ड है उसको बोलेंगे। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट, उसमें मेजॉरिटी क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, कोई एंटिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं, एंड उसके बाद में सर हम क्या कर रहे हैं, उसमें ओपिनियन दे रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट बंदा कर रहा है, एंड ओपिनियन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर, ओपिनियन दे रहे हैं, किसके ऊपर, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं कि क्या वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। 5 चीजें याद रखें। ओपिनियन किसके थ्रू देंगे, एक रिटर्न रिपोर्ट के थ्रू ओपिनियन देंगे, सही है, रिटर्न रिपोर्ट के थ्रू। किसको ओपिनियन देंगे सर, शेयर होल्डर्स को ओपिनियन देंगे, किसको, शेयर होल्डर्स को। अभी बहुत बेसिक लेवल पे बातें कर रहा हूँ, आगे जाके इसको चेंज करूंगा थोड़ा एंड एडिशनल चीजें भी बताऊंगा, बट अभी के लिए समझना इतना जरूरी है। क्लियर, परफेक्ट। तो सर ये जो ऑडिट है ना, इसका नेचर क्या है, किस टाइप का ऑडिट होता है सर। बिकॉज बिजनेस अगर बात करूं तो बिजनेस में 2 मेजर चीजें आती है सर, बिजनेस में 2 मेजर चीजें आती है सर। एक मेजर पॉइंट आता है कि सर कोई ऑपरेशंस है बिजनेस के, मतलब सेल्स हुआ, परचेस हुआ, एंड सर एम्प्लॉय की सैलरीज हुई, लॉट ऑफ थिंग्स। ऑपरेशंस का क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट आता है, नहीं सर। कुछ ऑपरेशंस का फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा, कुछ ऑपरेशंस का नहीं आएगा। माने सर प्रोडक्शन का फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा, नहीं सर। प्रोडक्शन होने के बाद सर मेरा इन्वेंट्री वगैरह जो रहेगा, प्रोडक्शन के साथ जो इन्वेंट्री रहेगा, स्टॉक जो रहेगा, उसका इंपैक्ट आएगा, बट प्रोडक्शन एज अ प्रोसेस का कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है। बट सर उसके थ्रू मैं अगर सेल्स की बात करूं तो सेल्स के वजह से मेरा फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है। परचेस करूंगा तो फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि उसमें मॉनेटरी अमाउंट्स इन्वॉल्व है, एंड वो मॉनेटरी अमाउंट्स को मुझे रिकॉर्डिंग करना जरूरी है इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सही है। तो सर जब भी मैंने बिजनेस को बोला तो बिजनेस को 2 चीजें मेजर बाहर के निकल के आई, क्या सर, ध्यान देना। जब भी मैं बिजनेस का बात करूं तो बिजनेस में 2 चीजें बाहर निकल के आती है। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा बिजनेस में आता है, दैट इज व्हाट सर, ऑपरेशनल, ऑपरेशंस। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला तो इसमें 2 चीजें आई। एक आया सर मेरा ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, तो उसको मैंने बोला ऑपरेशनल पार्ट, एंड सेकेंड आता है सर मेरा फाइनेंशियल पार्ट, सही है क्या, फाइनेंशियल पार्ट। तो सर फाइनेंशियल पार्ट माने जहां पे मॉनेटरी इंपैक्ट्स आ रहे हैं, सही है क्या, क्लियर विद दिस। अभी ध्यान देना सर, ऑडिट किस पार्ट का होता है। ऑडिट सर कभी ऑपरेशंस का भी रहेगा एंड कभी सर फाइनेंशियल्स का भी रहेगा। जब सर ऑपरेशंस का ऑडिट होगा तो उसमें एक नाम दिया जाता है, उस ऑडिट का नेचर रहता है, उस ऑडिट का टाइप रहता है, टाइप ऑफ ऑडिट, जिसको बोलते हैं सर इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। एंड जब मैं फाइनेंशियल ऑडिट करता हूं, फाइनेंशियल्स का ऑपरेशंस करता हूं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो वहां पे बोला जाता है सर फाइनेंशियल ऑडिट। प्लीज अच्छे से ध्यान देना, क्या बोला, फाइनेंशियल ऑडिट।
क्लियर विद दिस? तो मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस के भी ऑडिट रहेगा एंड सर फाइनेंशियल्स का भी ऑडिट रहेगा। जब ऑपरेशंस का ऑडिट रहेगा सर उसमें हम नाम देंगे इंटरनल ऑडिट। मेजरली इसमें और भी नाम रहते हैं, ऑपरेशनल ऑडिट, सही है, बट इंटरनल ऑडिट का ही वो एक पार्ट आता है। तो इंटरनल ऑडिट एंड सेकंड फाइनेंशियल ऑडिट, सही है क्या? फाइनेंशियल ऑडिट। अभी अच्छे से ध्यान देना सर, ये जो सर ऑडिट का नेचर है कि इंटरनल ऑडिट में क्या कवर होगा, तो ऑपरेशंस का ऑडिट कवर करना है सर, ऑपरेशंस के एग्जामिनेशन करने कि क्या बिजनेस के प्रोसेसेस सही है, क्या प्रोसेसेस सही है, क्या बिजनेस को प्रोसेसेस के वजह से कोई इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है क्या, ताकि बिजनेस में सर अगर इंप्रूवमेंट करे तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, इफेक्टिव होगा, इफिशियंट होगा। बहुत अच्छी बात है सर, वो चीजें कवर होगी बिजनेस के ऑपरेशनल ऑडिट में, दैट इज इंटरनल ऑडिट में। बट सर जब मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल ऑडिट में मेरा कवर होगा कि जो बिजनेस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफएस, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलूं मतलब मेरे कौन से पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फटाफट से बोलना। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स आते हैं क्या फाइनेंशियल्स में? यस सर। एंड उसके बाद में एक इंडेस का अगर आपको पता रहेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस के वजह से जो नया आता है दैट इज व्हाट योर सोकी। व्हाट इज सोकी? सोकी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया प्रैक्टिकल लाइफ में। इंडेस जिन जिन एंटिटी को फॉलो होता है उसको नाम, उसका एक और एक स्टैंडर्ड ये बनता है सोकी। सोकी का मतलब क्या होता है? सोकी मीन्स सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या हो रहा है? छोटा क्यों चल रहा है ये? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्या आपको पता है ये चेंजेस इन इक्विटी ये कब आता है सर? ये जब इंडेस एप्लीकेबल होता है ना तब आएगा। आपके अकाउंटिंग के दो फ्रेमवर्क है ना, एक एएस है और एक इंडेस है, तो इंडेस जब आएगा तब ये सूखे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अभी अच्छे से ध्यान देना सर। नेक्स्ट पॉइंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ऑडिट रहेगा उसको हम बोले सर फाइनेंशियल ऑडिट। इसमें हमें इसका जरूरत नहीं है कि प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना है या नहीं करना है, बट यहाँ का थोड़ा रिलेवेंस सर, सम पार्ट शैल बी कवर्ड हियर। क्यों कवर करेंगे, उसका रिलेवेंस क्या है, क्यों कवर करेंगे जब हम फाइनेंशियल बोल रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको, बट सम पार्ट शैल बी कवर्ड हियर, शैल बी कवर्ड। ठीक है, क्लियर विद दिस? कुछ पार्ट सर यहाँ का इधर भी कवर होगा, सम पार्ट शैल बी कवर्ड हियर। तो ये जो ऑडिट के नेचर है, इसका सर क्या नेचर ऑफ ऑडिट है, क्या नेचर है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं ऑडिट, एंड सर ऑडिट में स्कोप क्या है, मतलब क्या क्या कवर करेंगे, व्हाट वी विल परफॉर्म इन ऑडिट, क्या क्या चीजें देखेंगे, किन किन चीजों का एग्जामिनेशन करेंगे, व्हाट आर द थिंग्स, क्या स्कोप है, क्या चीजें आएगी ऑडिट में, वो सब हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 में। समझे? तो चैप्टर 1 में कवर होगा कि ऑडिट क्या है बेसिकली, उसका नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना है। तो आपको पता है क्या अचीव करना है, पढ़ लिया ऑलरेडी स्टोरी के थ्रू कि सर जो बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया उन बंदे को बताना है कि क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, तो हमारा ओपिनियन देना है, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सही है, तो वो ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन पहले ही लेक्चर में एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट कवर हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट कवर हो गया कि हमने ओपिनियन देना है। एंड उसके बाद में सर स्कोप ऑफ ऑडिट, के ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होती है, ये सब हम पढ़ेंगे आपके पहले नंबर के चैप्टर में। आर यू गाइस देयर? एंड जो हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस का वर्डिंग यूज किया था वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस क्या होता है, उसके इंडिपेंडेंस को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, वो हम इसमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। जैसे ही सर ऑडिट का नेचर पता लग गया, ऑब्जेक्टिव पता लगा, स्कोप पता लगा, फिर सर ऑडिट को परफॉर्म करना जरूरी है ना सर? एब्सोल्युटली राइट। अभी मैं ऑडिट सीख रहा हूँ, मुझे किसी ने अपॉइंट कर दिया ऑडिटर करके, तो मुझे ये चीज पता होनी जरूरी है कि ऑडिट का नेचर क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद में ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होती है, वो तो मैंने पहले चैप्टर में पढ़ लिया सर। अभी मुझे ऑडिट में स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। हम हमारा पढ़ाई का स्ट्रेटेजी करते हैं ना, मान लो सर आपका अभी इंटरमीडिएट का नवंबर का 21 का एग्जामिनेशन है ना, तो आपने नवंबर 21 के लिए सर स्ट्रेटेजी बनाया होगा कि भाई मुझे बोथ ग्रुप्स देने, क्या मुझे बोथ ग्रुप्स देने हैं। तो बोथ ग्रुप्स में सर आपने आपका पहला ग्रुप फर्स्ट वाला जो है वो, देन सेकंड वाला क्या है, एंड देन सर हमने कुछ रिवीजन करना है, टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करने, ऐसा।
कि फर्स्ट ग्रुप का मैंने पढ़ाई कब से कब तक करना है, तो पहले 3 महीने मैंने फर्स्ट ग्रुप करना है, नेक्स्ट 3 महीने मैंने सेकंड ग्रुप करना है, ऐसा कुछ आपने सोचा रहेगा ना, नेक्स्ट 3 महीने, एंड लास्ट के जो 3 मंथ्स है वहां पे रिवीजन एंड टेस्ट पेपर करने हैं, ऐसे अराउंड 9 महीने का आपने कुछ प्लानिंग किया फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे बताओ ये जो ऊपर के लेवल पे आप देख रहे हो कि ये ऊपर के लेवल पे आपको ये नहीं पता अभी आपने क्या किया, सिर्फ डिसाइड किया कि फर्स्ट ग्रुप में पहले 3 महीने में करूंगा, सेकंड 3 महीने में, एंड देन 3 महीने में रिवीजन। बट आपको ये नहीं पता अब ये 3 महीने में मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब्जेक्ट्स कैसे करूंगा, इन सब्जेक्ट्स को कितने दिन लगेंगे, उन सब्जेक्ट्स में कौन सा चैप्टर में कब करूंगा, किसके लेक्चर्स लूंगा। सही है, ये तो सब बहुत डिटेल में हुआ ना। तो डिटेल को मारो गोली बोले, एक पूरा ओवरऑल अप्रोच बिठाओ, क्या बोले, एक पूरा ओवरऑल अप्रोच बिठाओ दिमाग में, ओवरऑल अप्रोच बिठाओ दिमाग में, ओवरऑल अप्रोच बिठाओ बोले दिमाग में, कि ये पूरा आपका अप्रोच हुआ कि भाई बोथ ग्रुप्स देने, पहले 3 महीने में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, एंड देन सर थर्ड ग्रुप नहीं, रिवीजन एंड टेस्ट पेपर। तो ये सर अप्रोच बिठाया दिमाग में कि भाई ये मेरा स्ट्रेटेजी है, क्या है, मेरा स्ट्रेटेजी है। तो एक ओवरऑल अप्रोच जब आएगा तब इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटेजी है। बट सर अभी सिर्फ स्ट्रेटेजी से काम चलेगा क्या, सिर्फ स्ट्रेटेजी से तो काम नहीं चलेगा कि पहले 3 महीने में मुझे फर्स्ट ग्रुप करना है, ठीक है यार सर डिसाइड कर लिया, बट व्हाट अबाउट वो 3 महीने का एग्जैक्टली डे वाइज प्लानिंग करो सर, डे वाइज डिसाइड करो कि इस दिन पे मैं इतना घंटा पढ़ाई करूंगा, तो ये चैप्टर्स कवर करूंगा, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर करूंगा, तो डिटेल्ड पता होना जरूरी है ना। तो इसका सर डिटेल्ड पार्ट किया हमने, डिटेल्ड लेवल पे हमने, मान लो सर फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कुछ, डे वाइज प्लान क्या है, सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या है, आवर्स डिसाइड किए सर, कितने आवर्स किन से सब्जेक्ट को, कौन से चैप्टर को कितने देने हैं। सही है, पूरा शेड्यूल बनाया सर, पूरा शेड्यूल बनाया, डे वाइज शेड्यूल बनाया आपने, आवर्स वाइज, चैप्टर वाइज शेड्यूल बनाया। इसको सर बोले क्या, ऑडिट का प्लानिंग, इसको बोले प्लानिंग, ऑडिट का नहीं सॉरी, आपके स्टडी का प्लानिंग। तो जब भी सर हम स्टडी करने का सोचेंगे, हम इंटरमीडिएट के एंट्री ले लिए थे, तो स्ट्रेटेजी बनाया, स्ट्रेटेजी के बाद हमने प्लानिंग किया, उसका क्या किया, प्लानिंग किया। तो स्ट्रेटेजी में हमने सिर्फ देखा कि हमारे पास एक ओवरऑल कितना टाइम है, टाइमिंग को डिसाइड किया, क्या टाइमिंग को डिसाइड किया, क्या चीज करना है वो बस देखा, ऊपर का एक ओवरव्यू लिया, एक ओवरऑल अप्रोच डिसाइड किया। बट जैसे ही ओवरऑल अप्रोच रेडी हो गया, हम कंफर्टेबल हो गए, अभी उस ओवरऑल अप्रोच के एक पार्ट को डिटेल लेवल पे हमने क्या किया सर, प्लान किया कि सर डे वाइज कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है, आवर्स शेड्यूल कैसा। मुझे बताओ जब मुझे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जामिनेशन करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना सर जी कि भैया मुझे पहले तो पता है अभी ऑडिट क्या है, नेचर क्या है वगैरह सब चीजें पता लग गई मुझे पहले चैप्टर में ही, बट अभी मुझे वो ऑडिट कैसे करना है उसका एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, एक ओवरऑल अप्रोच बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे पास टाइम कितना अवेलेबल है। सही है, कितना टाइम अवेलेबल है, 4 महीने में ऑडिट करना है, दैट्स इट। तो सर एक ओवरऑल अप्रोच दिमाग में बिठाना है, तो वो कवर होगा आपका ऑडिट स्ट्रेटेजी। देन सर वो सिर्फ स्ट्रेटेजी फिर से बना के मतलब नहीं है, तो 4 महीने में ऑडिट करना है बस खत्म, एक टीम बना दी, एक टीम को भेज दिया ऑर्गेनाइजेशन पे जिसका ऑडिट करना है, उसको बोले भाई कर ले एग्जामिनेशन तेरे मन से, चलेगा। उसमें कुछ नए बंदे वो बोलेंगे ये पागल हो गया मैनेजर, मतलब इन्होंने हमें सिखाना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है, कौन से दिन क्या काम करना है, पूरा डिटेल में पता होना चाहिए ना भाई। तो सर इसके लिए जरूरी पड़ेगा ऑडिट प्लानिंग, ठीक है। एंड सर ऑडिट प्लानिंग तो चलो ठीक है, बट ये प्लानिंग का भी अगेन डिटेल लेवल कुछ करना जरूरी है क्या, दैट इज व्हाट योर ऑडिट प्रोग्राम, दैट इज व्हाट योर ऑडिट प्रोग्राम। तो मतलब एक ऊपर के लेवल पे ऑडिट स्ट्रेटेजी, उसका डिटेल लेवल बनाया ऑडिट प्लानिंग, एंड इसका अगेन डिटेल लेवल बनाया ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। आर यू गाइस क्लियर, समझ गया। तो ये हम कवर करेंगे कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, क्या प्रिंसिपल्स है, वो कैसे फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट वी विल कवर इन चैप्टर नंबर 2। आर यू गाइस क्लियर सर। ऑडिट स्ट्रेटेजी बन गया, प्लानिंग हो गया, प्रोग्राम हो गया, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा अभी। मान लो सर आपने स्टडी का स्ट्रेटेजी बन लिया, भाई इतना करना है मुझे, 1 नंबर यार मैं तो अब रैंक लाऊंगा, 1 नंबर पूरा फोड़ दूंगा एग्जामिनेशन। उसके बाद में प्लानिंग भी कर लिया, वाह 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 वाह, इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि भैया देखो अब तो भैया कोई रोक नहीं सकता मुझे मार्क्स लाने के लिए, हर एक पेपर में 80 मार्क लाऊंगा।
फुल कॉन्फिडेंस आ गया प्लानिंग करने के बाद। पहले दिन प्लान किया, फॉलो किया, वाह 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 वाह, अगेन मोर ज्यादा कॉन्फिडेंस। दूसरे दिन प्लान किया, फॉलो किया, वाह 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 वाह। तीसरे दिन प्लान किया था, फॉलो करने गया, उसको पता चला भाई 80% ही प्लान फॉलो हुआ, फिर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज बोल रहे भाई चलो ठीक है एटलीस्ट 80% तो हुआ। फोर्थ डे पे चला गया, फोर्थ डे पे 60% प्लान फॉलो हुआ, फिर भी खुद को तसल्ली दे रहा है भाई ठीक है अभी भी तू 60% पढ़ाई कर रहा है, बट उसको ये नहीं समझ रहा है कि भाई यहाँ का 20% जो बचा वो लोड आगे आएगा, यहाँ का 40% बचा वो लोड आगे आएगा। फिफ्थ डे पे गया, अगेन 60% मेंटेन हुआ, सिक्स्थ डे पे 50% मेंटेन हुआ। फिर सर अनफॉर्चुनेट कोई चीज हो गई, घर में शादी वगैरह ऐसा कुछ तो सिनारियो चलता रहता है आपके पढ़ाई के बीच में तो पढ़ाई के बीच में कोई सिनारियो आ गया, मान लो सर किसी की शादी है, अभी बोलेगा भाई इतने दिन तो पढ़ाई कर ली बहुत अच्छे से, 10 दिन तो चल गए, मान लो इधर 10 दिन तक आ गए आप कैसे तो भी सर 50% मान मान के, तो सर 10 दिन तक तो आ गए, फिर बोलेगा नहीं यार अभी तो मुझे ब्रेक चाहिए ब्रेक चाहिए ब्रेक चाहिए, तो शादी के लिए सर अटेंड कर रहा है, शादी फुल मजे कर रहा है, फिर वो शादी में इतना घुल मिल गया ना कि फिर उसको भान ही नहीं रहा कि भाई मैं सीए इंटरमीडिएट का बच्चा ठीक है ना, तो उसके शादी में ही ना सर 6 दिन चले गए, 6 डेज। अभी उसको ये 6 दिन का शायद उसने प्लानिंग में कंसिडर किया हो, नहीं तो सर 6 दिन के जगह 4 दिन कंसिडर किया हो, 2 दिन तो बोनस में उसने एंजॉय कर लिया, फिर अगेन इधर का लोड आ गया सर आर यू गाइस क्लियर, समझ रहे हो क्या? बोला ठीक है सर ये सब चीजें चल रही है, ये उसने पूरा डिटेल में प्लानिंग किया, अगेन सर अगेन पढ़ाई शुरू की, तो सर ये फॉलो तो करना जरूरी है ना, मतलब इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं कि भैया तुमसे प्लान करके मतलब नहीं है, क्या अचीव होगा इधर सक्सेस होगा, जरूरी नहीं है सर, कुछ जगह पे होगा सर, नहीं तो नहीं भी हो सकता, बिकॉज तुम सिर्फ प्लान किए, फुल फॉर्म में शुरू किए, 80 से 60 पे आ गए, 60 से 50 पे आ गए, बट बाद में कभी कभी तो सर ब्रेक भी ले लिए, तो प्लान को फॉलो नहीं कर रहे ना तो मतलब नहीं बनता, और अगर प्लान को फॉलो नहीं कर रहे तो क्या मतलब है ना सर इस चीज का, कैसे सक्सेस मिलेगा, कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा आपका। सेम चीज ऑडिट में सिर्फ प्लानिंग करके मतलब था क्या, नहीं, उसको फॉलो करना जरूरी है, तो इसीलिए ऑडिट में एग्जीक्यूशन करना जरूरी था, क्या सर एग्जीक्यूशन करना जरूरी था। मान लो सर ऑडिट करना शुरू किया था मैंने किसी दिन, यहाँ पे ऑडिट का स्ट्रेटेजी बनाया, ऑडिट का प्लानिंग बनाया, वेरी वेरी गुड सर, बहुत खुशी हो रही है, नया नया ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ले, मान लो आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और प्रैक्टिस शुरू किया, और प्रैक्टिस शुरू करते ही फर्स्ट ऑडिट है आपका, और फर्स्ट ऑडिट के फुल फॉर्म में आपने सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट का बुक उठाया, सीए फाइनल का ऑडिट का बुक उठाया, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का बुक उठाया, वर्क पढ़ते पढ़ते गए, भाई मेरे ऑडिट में पढ़ा था कि पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, वेरी गुड, स्ट्रेटेजी बनाना शुरू, प्लानिंग, यस प्लानिंग बनाना शुरू, एक नंबर, टीम बनाई, मेरे ऑडिट टीम में 2 मेंबर्स, छोटा ऑडिट मिलेगा ना, पहला ऑडिट क्यों, क्या लिस्टेड कंपनी का थोड़ी ना मिलेगा, रिलायंस का थोड़ी ना ऑडिट मिलेगा, पहला छोटे कंपनी का ऑडिट मिला, मान लो यार वो भी किसी पहचान के थ्रू मिल गया, अच्छी बात सर, 2 मेंबर्स की टीम बनाई, तुम एक अकेले बंदे थसरा, चलो बढ़िया। अभी ये 2 बंदे को बोला कि भाई जाओ तुम ऑडिट के उस लोकेशन पे जाओ, ऑर्गेनाइजेशन के लोकेशन पे जाओ, उनके फैक्ट्री पे जाओ, उनके ऑफिस में जाओ, बस उनको वहां पे भेज दिया, मुझे बोलो क्या जरूरी है सिर्फ उनको वहां पे भेज के, नहीं भैया, वो जो काम करेंगे उनको बोलना पड़ेगा कि तुम कुछ तो पेपर्स मेंटेन करो ना सर, पेपर्स मेंटेन करो, पेपर्स जिसमें लिखो तुम क्या काम किए, सही है ना, लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसको क्या समझेगा भाई इनके इसके टीम मेंबर ने क्या क्या काम किया क्या नहीं किया, ठीक है ना, तो इसको पेपर्स मेंटेन करने जरूरी है कुछ, टू टू मेंटेन वर्क परफॉर्म्ड, मतलब जो प्लानिंग किया था कि ये काम करेंगे, जो ऑडिट प्रोग्राम किया था कि ये काम करेंगे, इतना डिटेल में करेंगे, क्या वो काम किया क्या एंड कैसे किया, वो पूरा की पूरा उसके पेपर्स बनाने पड़ेंगे, नोटबुक बनाना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा भाई ये काम किया कैसे किया, इससे क्या अचीव हुआ, सही है ना, तो ये सब जब लिखेगा तब ये जो 2 बंदे यहाँ पे ऑफिस में फिर से आएंगे इसके ऑडिटर के एंड बोलेंगे भाई हमने ये काम किया, ये देखो हमारे पेपर्स, और इसके हिसाब से फिर ये बंदा जो है, जो मैनेजर है, जो ये ऑडिट को पूरा की पूरा देख रहा है, हैंडल कर रहा है, वो क्या करेगा सर, मतलब आप लोग, मान लो आप लोग थे ना यहाँ पे, तो सर आप लोग क्या करोगे, उन 2 बंदों का काम चेक करोगे, रिव्यू करोगे, उसको हम बोलते हैं टेक्निकली रिव्यू करोगे, चेक करोगे ना, रिव्यू करोगे कि उन्होंने सही किया या नहीं किया, अगर सही नहीं किया तो फिर से भेजोगे उनको
जाओ फिर से ऑफिस में, जाओ फिर से काम करो, ये काम देखो, ये देखो, वो देखो, फिर से ऐसे करो। तो वो कहां से पता लग रहा है आपको? उन्होंने जो ये पेपर्स मेंटेन किए वहां से पता लग रहा है। इन पेपर्स को बोला जाता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है क्या? अरे बोलो जी, यस और नो। आपका इंटरेक्शन होना जरूरी है। आज का पहला सेशन है, आपको कुछ नहीं पता इसलिए थोड़ा थोड़ा कम इंटरेक्शन हो रहा है, बट आगे जाके बहुत इंटरेक्शन होना जरूरी है। समझ लिए क्या? यस और नो। और जब हम एप्लीकेशन में मूव हो जाएंगे ना, एप्लीकेशन में डेमो लेक्चर एक दो कवर कर लेते हैं यूट्यूब पे, इसके बाद में सर एप्लीकेशन में जब मूव हो जाएंगे तब इंस्टेंट रिप्लाई मुझे आ जाना चाहिए आपसे, ठीक है ना? जब इंटरेक्शन करोगे, नहीं तो सो जाओगे आप लोग, ठीक है? और मैं सोने नहीं दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो इनको क्या बोले सर? इसको बोले हम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है क्या? डॉक्यूमेंटेशन, परफेक्ट। अभी सर ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना जरूरी था। अभी बताओ सर, जब ऑडिट किए, एग्जामिनेशन किए, तो मान लो कोई सेल्स का एग्जामिनेशन कर रहे, सेल ट्रांजैक्शन का, वाओ, सेल ट्रांजैक्शन का एग्जामिनेशन कर रहे, तो मानो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ चीजें सेल की, उनका था बिजनेस बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग करना, तो ये बॉटल को बेचा, किसी को बेचा मतलब बिल बनाया होगा उसका, सही है ना? बिल बनाया होगा ना भाई, सेल बॉटल बेचा मतलब बिल बनाया होगा, इनवॉइस बना होगा। तो इनवॉइस बना तो वो इनवॉइस चेक करेगा, सही है ना? इनवॉइस देखेगा तभी तो पता लगेगा कि ये सच में ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या कुछ घपला किया इसने। सर तो बिल देखेगा, इनवॉइस देखेगा, और वो इनवॉइस देख के उसको पता लग रहा है कि भाई सच में ये ट्रांजेक्शन हुआ है। वाह 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 वाह, बढ़िया। अभी वो ऑफिस में गया, उसने वहां पे इनवॉइस देखा, वहीं पे रख दिया, ठीक है ना? वहां पे इनवॉइस देखा, वहीं पे रख दिया। ऑफिस में जाके मैनेजर को बोलता है, इसमें से दो मेंबर्स में से एक मेंबर, कि सर मैंने सेल चेक किया, सेल चेक करके मुझे ना, मैंने इनवॉइस देखा था। है मैनेजर खुश हो गया, भाई तू इनवॉइस देख रहा है, एक नंबर, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बताओ किधर इनवॉइस? बोले सर वो तो मैंने उधर ही छोड़ दिया। ए पागल हो गए तो, मुझे कैसे भरोसा? मैं तेरे पे भरोसा रखूं क्या? हाँ, मैं तेरे पे भरोसा रखूं कि तूने देखा? अगर नहीं तूने देखा हो तो तू कैसे प्रूफ करेगा? हाउ यू विल प्रूफ? तेरे पास क्या प्रूफ है? तेरे पास क्या एविडेंस है? तेरे पास क्या एविडेंस है कि तूने वो काम किया? और तेरे पास क्या एविडेंस है कि वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ? तो सर वो एविडेंस होना जरूरी है, सही है? एविडेंस होना जरूरी है ना, सही है क्या? तो ये एविडेंस क्या होता है सर, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो सर मान लो वो सेल्स के इनवॉइस का है ना, उन ऑर्गेनाइजेशन के बंदों ने उसको जेरोक्स कॉपी दे दिया था, फेक कॉपी दे दिया था कोई। तो ये तो अपना नया नया बंदा अभी अभी आर्टिकलशिप शुरू कर रहा है, इंटरमीडिएट पास होके गया, और इसने रट्टा मार के ऑडिट पास किया 40 पे। इसने रट्टा मार के 40 पे, कैसे तो भी पास हो गया, यूजुअली होते नहीं, बट मान लो हो गया। तो 40 पे पास होने वाले बंदे को तो पता ही नहीं कि ऑडिट एविडेंस क्या था। चैप्टर 3 शायद इसने इसमें ऑप्शन में डाल दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ऑप्शन में डालने की वजह से इसको बेचारे को तो पता ही नहीं कि ऑडिट एविडेंस है क्या। तो उसने जेरोक्स कॉपी देखा, ये तो फुल खुश, मैं तो एविडेंस देख लिया। और मैनेजर ने जब बोला कि भाई वो एविडेंस लेके आए, ये तो फुल खुशी खुशी में ऐसे टाइट चलते चलते मस्त जाके अपने मैनेजर के पास दिया वो एविडेंस, देखो सर ये इनवॉइस देखा मैंने। मैनेजर बोला इधर आ, एक ऐसे ठोई के बजाई उसको। ऐसे यूजुअली होगा नहीं, बट बोल रहा होगा। क्यों? मैनेजर बोला तू पागल है, तूने इंटरमीडिएट पढ़ा है क्या? बोलेंगे सर आपको सच में बताओ, मैंने ना थोड़ा थोड़ा पढ़ा, थोड़ा रट्टा मारा था। बोले इसी के लिए तेरा ये हाल है। बोले सर क्या हुआ बोलो ना। अभी वो मैनेजर को पता है कि चैप्टर नंबर 3 में ऑडिट एविडेंस दिया हुआ है, और इसने ऑडिट एविडेंस पढ़ा नहीं। उसको लेके गए इंटरमीडिएट के बुक में, चैप्टर नंबर 3 में ढोकले, ये देख, बोले ऑडिट एविडेंस लिखा हुआ है, ये ऑडिट एविडेंस रिलायबल है या नहीं? कैसे चेक किया? भाई तू जेरोक्स कॉपी लेके आया, जेरोक्स कॉपी पे भरोसा रखेगा कभी जिंदगी में? नहीं ना सर। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑडिट एविडेंस रिलायबल? कैसे सर डिटरमाइन करे ये ऑडिट एविडेंस को कंसीडर करना है या नहीं? तो इस वजह से सर आपको ये चैप्टर दिया है ऑडिट एविडेंस पढ़ने के लिए। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस का हम पढ़ाई करेंगे इन चैप्टर नंबर 3। कौन से चैप्टर में सर जी? चैप्टर नंबर 3, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट एविडेंस। आर यू गाइस क्लियर? अभी तक समझ गए चैप्टर्स क्यों दिए, क्या दिए, टाइम पास के लिए दिए क्या? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट एविडेंस इधर पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छे से, ठीक है सर? जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस हुआ, ऑडिट के काम करते करते आपको पता लगेगा भाई ये बिजनेस में काफी सारे रिस्क है। क्या है? काफी सारे रिस्क है यार।
ये गलती हो सकता है, वो गलती हो सकता है, ये झोल हो सकता है, शायद सेल का ट्रांजैक्शन 5 लाख बुक करना था, इसने 50,000 कर दिया तो झोल हो गया ना सर। तो ये जो रिस्क है ना, रिस्क है तो इश्क है, पढ़ा होगा शायद आपने। देखा क्या सीरीज, अरे सीरीज देखा क्या स्कैम 1992? देखो जी, नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा वो तो सीरीज एटलीस्ट देखो, बिग बुल देखो, ये देखने वाली चीजें हैं, कोई टाइम पास मत देखना। तो सर रिस्क है तो इश्क है बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग है सर। अभी ये रिस्क जो हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की नहीं सर जी, हम बात कर रहे हैं अभी बिजनेस की, कि बिजनेस में जो रिस्क है ना सर, कि ये चीज सही नहीं हुआ, शायद सेल का ट्रांजैक्शन सही से बुक नहीं किया, ये रिस्क उस ऑडिटर को भी तो पता होने चाहिए। तुम काम करने जा रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि वहां पे क्या झोल हो सकता है, तो किस बात का काम करोगे, खाक काम करोगे आप। ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है ना भैया। सीआईडी वगैरह देखते हो, अभी सीआईडी वालों को पता रहता है कि अगर ये बंदा कोई जूम कर रहा है तो ये क्या क्या चीजें कर सकता है, किन किन तरह से सर भाग सकता है, कैसे कैसे एविडेंस को छुपा सकता है। उनको कभी तो अक्ल है, इनको पता है, तभी तो वो इतने जल्दी केस सॉल्व करेंगे। और अगर सर नहीं पता रहेगा कि क्या टाइप के वहां पे रिस्क है तो कैसे वो काम कर पाएंगे। सेम चीज ऑडिट में देखो ना, आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपको पता ही नहीं कि वहां पे क्या क्या टाइप के झोल हो सकते हैं, क्या टाइप की गलतियां हो सकती है, और आप ऑडिट कर रहे हो, कैसे ऑडिट करोगे? आपको कैसे पता लगेगा कि क्या टाइप का ऑडिट करना है, ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, वो इस बेसिस पे रहेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जब मुझे ये पता हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो अकाउंटेंट बैठा है ना, उसके पास उतनी अक्ल नहीं है कि रेवेन्यू का ट्रांजेक्शन सही से बुक करे, अकाउंट्स में सही से रिकॉर्ड करे, फिर उसको क्यों हायर किया? क्वेश्चन है, लॉजिकल है, वैलिड क्वेश्चन है। आपको ये दिमाग में आना चाहिए, ये क्वेश्चंस आने चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये रिस्क है कि ये शायद रेवेन्यू का जो अकाउंटिंग करे ये गलत कर दे, तो अकल ही नहीं है उतनी, तो ये रिस्क हुआ सर। अभी जब आपको पता है कि ये रिस्क है तो आपको ये भी पता लगेगा कि भाई अगर ये यहाँ पे रिस्क है तो यहाँ पे गलती होने का स्कोप ज्यादा है, सही है ना, यहाँ पे गलती होने का, एरर्स होने का, फ्रॉड होने का स्कोप ज्यादा है। एंड अगर सर गलती होने का स्कोप ज्यादा है तो क्यों ना मैं ऑडिट करते समय उस एरिया पे ज्यादा ध्यान दूं, जरूरी है ज्यादा ध्यान देने का। एंड दैट इज द रीजन भैया, रिस्क हमें पता होने चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिस्क कौन से हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि वो रिस्क कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, कितना कम है। और इसीलिए हमारे ऑडिट में, ऑडिट प्लानिंग करने के बाद हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग करना पड़ता है कि क्या उस ऑडिट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। एंड इसीलिए हम वो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में, रिस्क असेस करना, कि सर रिस्क आइडेंटिफाई करना एंड असेस करना। आइडेंटिफाई मतलब ढूंढ के निकालना कि क्या क्या टाइप के रिस्क है इधर, और वो जो रिस्क है वो कितने ज्यादा बड़े हैं रिस्क है, कितने छोटे रिस्क है, वो उस प्रोसीजर को बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट माने इवैल्यूएशन करना, कितना ज्यादा रिस्क, कितना कम रिस्क। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। मतलब मान लो मैं बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में गया, मैंने उसको बोला कि सर ये रिस्क है तुम्हारे पास, शायद अकाउंटेंट ने गलती कर दी, तो बोले सर वो तो बहुत अच्छा बंदा है, वो तो बहुत अच्छा काम करता है, उसको बीकॉम में इतने परसेंटेज आए, 62% आए, 72% आए मान लो। बोला पागल, बीकॉम के पेपर हमने भी लिखे भाई, इंटर वाले बच्चे। बोलो जी मुझे कैसे लिखते हो बीकॉम के पेपर? पहले दिन रात को मस्त शार्प के नोट्स के थ्रू फटाफट इंडेक्स देखो सर वहां पे क्या लिख के आते हैं, हम खुद को पता नहीं होता। तो हमको मत बताओ सर उसको बीकॉम में 72% आए। अब तो और ज्यादा रिस्क बढ़ गया है सर, अभी तो हम मानते थे कि वो बंदा कुछ तो सीखा है, आप बोल रहे हो बीकॉम में 72% आए, तो सर अब तो रिस्क ज्यादा बढ़ गया। आप मुझे बताओ अगर इसने गलती की तो क्या करोगे आप, अगर इसने गलती की तो क्या करोगे आप? बोले सर अगर इसने गलती भी कर दी ना तो इसका काम मैं हर रोज चेक करता हूँ। तो बोला सच में चेक करते हो? खाओ कसम खाओ, सच में चेक करते हो? बोले हाँ सर सच में चेक करते हैं। बोले क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, तुम चेक करते हो? बोले सर है ना प्रूफ, मेरा साइन रहता है देखो उस पे। ओ माय गॉड, इसने मुझे एक इनवॉइस दिखाया, बोले सर देखो इसने रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड करने के बाद ये मेरे पास आता है, ये मुझे बोलता है देखो सर जी मैंने रिकॉर्ड किया, और मैं चेक करता हूँ क्या इसने सही रिकॉर्ड किया क्या, एंड अगर सही रिकॉर्ड किया तो मैं इसको साइन करके देता हूँ भाई तूने सही रिकॉर्ड किया। वाओ दैट्स ग्रेट, क्वाइट होशियार बंदा है रे वो बिजनेस करने वाला। मैंने बोला सर जी ये जो तुम प्रोसेस कर रहे हो ना, कि तुम तुम्हारे अकाउंटेंट का काम चेक कर रहे हो,
कि उसने सही किया या नहीं किया, मतलब वो रिस्क जो है उसको मिटिगेट करे, क्या करे, प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे। अगर उसने कुछ गलती की तो क्या बोले सर, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट। प्रिवेंट माने रोकना, गलती होने से रोकना। डिटेक्ट करना मतलब गलती जो हुई है उसको बाहर निकालना, आइडेंटिफाई करना कि क्या टाइप की गलती हुई, सही है, सच में गलती हुई या नहीं, वो हुआ डिटेक्शन। डिटेक्टिव, सही है ना। डिटेक्टिव क्या करते हैं, डिटेक्टिव देखते हैं क्या टाइप का झोल हुआ। तो डिटेक्शन माने जो गलती हुई है, जो झोल हुआ है उसको ढूंढ के निकालना। एंड प्रिवेंशन माने गलती होने से रोकना। तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ पॉलिसीज है जो फॉलो कर रहे हैं कि गलती नहीं होगा, गलती प्रिवेंट करेंगे, एंड गलती अगर हुई तो उसको डिटेक्ट करेंगे। एंड ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ना भैया, उसको बोला जाता है इंटरनल कंट्रोल्स। सर क्या बात है, क्या मजा आ रहा है आपको, बोलो जी मुझे। ये होता है इंटरनल कंट्रोल। तो सर क्या ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स भी हमें देखने हैं? यस, बिकॉज हमें तब से सर भरोसा आएगा ना इनके प्रोसीजर्स कितने अच्छे हैं। अगर प्रोसीजर्स अच्छे हैं माने जो गलती होने का स्कोप था वो सर कम हो गया, अगर रिस्क कम हो गया तो भाई मेरा काम भी तो थोड़ा कम हो गया, फिर मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये क्या होता है ना सर, ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। सर जी ये रिस्क वगैरह देख लिया, ये प्रोसीजर देख लिया, अभी ऑडिट करते समय अगर हमें ये भी तो पता लगाना जरूरी है, और ये भी तो देखना जरूरी है कि क्या यहाँ पे कोई फ्रॉड हो सकता है क्या। अब फ्रॉड तो बहुत बड़ा चीज है ना, फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, कैसे पता लगाएंगे, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे फ्रॉड हो सकता है, और उस केस में मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा एज एन ऑडिटर, एज एन एग्जामिनर मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सर, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, फ्रॉड एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आर यू गाइस क्लियर? अरे समझा क्या आपको, फ्रॉड एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम इसीलिए इस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में सर आजकल तो जमाना चेंज हो गया सर, आजकल तो जिधर जाओ उधर कंप्यूटर। पहले तो खत्म नहीं होता था, आपको पता है, खत्म नहीं होता था, इसे लेजर बुक होता था लाल कलर का। जो बंदा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के फैमिली से आता है उसको पता रहेगा, उनके घर में दिवाली के पूजन में, लक्ष्मी पूजन में से लाल वही रखते हैं ना, लाल खत्म नहीं रखते, लेजर रखते हैं। तो सर वो क्या होते थे पहले के जमाने में, आज के जमाने में भी छोटे छोटे बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, सही है। तो वो क्या था सर, फिजिकल कॉपीज थे, उसमें लिखेंगे मस्त एकदम बढ़िया से, जो अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट करते हो ना उसमें करेंगे। सर आज के ज़माने में ये मेजरली चलता है क्या नहीं, आज के ज़माने में तो सर टैली, टैली जैसा सॉफ्टवेयर आ गया, एसएपी करके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए, ईआरपी आ गए सर, सॉफ्टवेयर आ गए बड़े बड़े, जहाँ पे सर कंप्यूटर पे करेंगे ये सब चीज़। तो सर ये जो इन्वायरमेंट हो रहा है ना, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट हो रहा है बच्चा, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट हो रहा है सर। बट पहले अगर फिजिकल कॉपीज रहते थे खतावनी वगैरह, अब कंप्यूटराइज्ड हुआ तो कुछ रिस्क भी तो चेंज हो गए ना। यस सर एब्सोल्युटली, पहले जो वही में गलती होती थी अब वो कंप्यूटर में होगी, सही है ना। तो रिस्क भी तो चेंज हो गए। अब सर रिस्क चेंज हुए तो सर रिस्क के वजह से मेरा ऑडिट प्रोसीजर्स भी तो चेंज होगा। मतलब सर हमें ये देखना जरूरी है कि जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैं एग्जामिन करूंगा वहां पे कंप्यूटर में सर क्या गलतियां हो सकती है, और सर क्या सच में वो हुई, एंड सर अगर हुई तो मेरा काम क्या है। और सर आजकल तो ऑटोमेशन इतना हो गया, कुछ काम एक क्लिक में हो जाता है, एक क्लिक किया काम हो गया, दैट्स इट। प्रोसेसिंग है सॉफ्टवेयर से, एक क्लिक किया काम हो जाता है। तो ये ऑटोमेशन हुआ ना, सिस्टम कर रहा है वो काम आपके जगह पे। तो अगर सर सिस्टम कर रहा है तो सिस्टम क्या सही से कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। फिर ऐसे कंप्यूटराइज का जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, ऐसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में हम कैसे ऑडिट करें, ये आपको पढ़ना जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आता है जिसका नाम है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आर यू गाइस क्लियर? यस सर। फिर हमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कैसे ऑडिट करना है पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आ जाओ हमारे साथ वो स्टोरी में। सर मैंने आपको बोला था रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं ऑडिट नहीं कर सकता, इतना ज्यादा नहीं कर सकता, इतना बड़ा बड़ा सर, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे करूं, पॉसिबल नहीं। सर अगर पॉसिबल नहीं है तो मैंने आपको बोला था कुछ सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स हम चेक करेंगे, क्या बोला था मैंने, किधर गए रे वो, किधर गया किधर गया किधर गया, आ जाओ, आ गए।
कुछ हम सर सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस। सर ये ट्रांजैक्शंस कैसे सिलेक्ट करेंगे सर? ये 5 लाख में से 500 कौन से चेक करने? हाउ वी शैल डिसाइड। ये जो प्रोसेस होता है ना कि कैसे हम सिलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन, हाउ वी डिसाइड कि विच 500 आई नीड टू टेस्ट, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बच्चा, बोलो जी, बोलो जी, सैम्पलिंग। सर ये नाम आप एकदम अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सैम्पलिंग माने क्या? सैम्पलिंग माने सर आपको पता है, जब भी बिजनेस में हमारे पास कुछ आता है ना, देखो मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और मैंने ना कोई सर लक्स के साबुन जो होते हैं उसका सर स्टॉक लेना है। अभी वो डीलर आया मेरे पास और बोला भाई ये लक्स के साबुन है, नए नए हमने लाए हैं, अभी तो ये पुराना हो गया, बट मान लो कोई लक्स का साबुन नया नया जब था तब डीलर आया बिजनेसमैन के पास और मुझे बोलता है ये बिजनेसमैन को कि सर ये जो है ना लक्स का साबुन आप अपने पास बेच रखो ना दुकान में। ये डीलर है तो थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ, मैं तो छोटा बंदा हूँ ना। तो ये मेरे पास आया, बोला सर ये लक्स के साबुन आपके दुकान में रखो और इसको बेचो। मैं बोला क्या हुआ भैया क्यों रखूं मैं इसको, और अगर नहीं बेचा गया तो मैं क्यों मेरा पैसा बर्बाद करूं? बोले सर टेंशन मत लो, मैं आपको 10 लक्स के साबुन देता हूँ, 10 साबुन देता हूँ, 10 सोप देता हूँ मैं, जो आप एज अ सैंपल करके रखो, एज अ सैंपल करके ना आपके बिजनेस में आपके काउंटर पे रखो। बोले आपके बिजनेस के काउंटर पे रखो एंड काउंटर पे लोगों को दिखाओ कि भाई ये नया प्रोडक्ट आया मार्केट में एंड आप इसको ट्राई कर सकते हो। फिर ये सैंपल जैसे रहेगा ना, सही बात है ना सर, बाकी के ये 10 सैंपल्स तो उसने दे दिए सर बिजनेसमैन को रखने के लिए, लोग देख रहे और वो 10 सैंपल के बेसिस पे लोग डिटरमाइन कर रहे कि भाई अगर मैं जो भी सैंपल लूंगा, जो भी सोप लूंगा, लक्स वाला अगर मैंने लिया तो कैसा रहेगा। वो लक्स का साबुन जो सैंपल दिया है सर, दुकान के काउंटर पे रखा हुआ है, वो काउंटर पे जो रखे हुए सैंपल्स के बेसिस पे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इसका लक्स का साबुन कैसा रहेगा। पूरा की पूरा सर जो 1 लाख साबुन बनाए मान लो इन्होंने, तो 1 लाख जो सोप्स बनाए, ये 1 लाख सोप्स कैसे रहेंगे, ये किसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है? बोलो जी मुझे, ये 10 साबुन के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। तो सर ये जो बंदा कस्टमर है ये 10 साबुन के बेसिस पे डिसाइड कर रहा है कि इसने लक्स का साबुन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो सर ये कैसे रहेंगे 1 लाख साबुन। तो मुझे बताओ सेम चीज मैंने जब किया, ये 5 लाख ट्रांजेक्शन है, ये 5 लाख ट्रांजेक्शन में से ये 500 ट्रांजेक्शन में टेस्ट करूंगा और ये 500 जैसे है उसके बेसिस पे मैं सोचूंगा ना कि 5 लाख ट्रांजेक्शन कैसे रहेंगे, बिकॉज मैं पूरे टेस्ट नहीं कर सकता, पूरे चेकिंग नहीं कर सकता, पूरा का एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। तो 500 का एग्जामिनेशन करके मैंने सोचा कि 5 लाख कैसे होंगे। एग्जैक्टली सेम वैसा जैसे 10 साबुन को देख के उसने डिटरमाइन किया, दिमाग में सोचा कि इसके पूरे के पूरे लक्स के साबुन कैसे रहेंगे। सही है। तो सर ये क्या हुआ, किसके थ्रू किए? सैंपलिंग के थ्रू। तो ये 500 को हम क्या बोले सर? सैंपल से। ये मेरे 500 क्या है? सैंपल से। बट सर कैसे डिसाइड करें, कैसे हम सिलेक्ट करें कौन से 500 ट्रांजेक्शन देखने? हमारी मर्जी नहीं सर, हमारी मर्जी करेंगे तो झोल हो सकता है, गलत जा सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक भी फॉलो करना चाहिए। तो राइदर सर कुछ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक फॉलो करो नहीं तो मत करो। एंड ये प्रोसेस क्या है, ये कैसे करना चाहिए, ये पूरा की पूरा हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम है ऑडिट सैंपलिंग। ठीक है, ऑडिट सैंपलिंग इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सर कैसे सैंपल्स डिराइव करने हैं, कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्या करना है। ठीक है बोला सर, ये तो चीज हो गई। अभी सर जैसे ही मैं ये ऑडिट करूंगा ना, तो ये ऑडिट करते करते सर मैं कुछ चीजें चेक करूंगा। सही है। तो मतलब कोई ट्रांजैक्शन है, मान लो परचेस का ट्रांजैक्शन, अभी सेल का बहुत 2-3 बार ले लिया, अभी परचेस का लेते हैं। मान लो ये बिजनेस का ये बंदा है जिसने कोई सर मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने कहीं से तो सर कुछ चीजें परचेस की। किससे परचेस की सर? मान लो XYZ लिमिटेड से कुछ परचेस किया। ठीक है, एंड ये ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, ये ट्रेडिंग करता है सर, ये परचेस करके सेल करेगा। ठीक है, यस सर। अभी इसने जैसे परचेस किया ना सर कुछ चीजें, परचेस करने के बाद सर प्लीज अच्छे से ध्यान देना, मैं जब ऑडिट करने जाऊंगा, मैं हुआ ऑडिटर, ये एसके है, थोड़ा अच्छा निकालना था मुझे मेरा इमेज, बट छोड़ दो। ये है एसके, ये कौन है सर? ऑडिटर है। अभी मैं ऑडिट करने गया बट एबीसी लिमिटेड का, जिसने XYZ लिमिटेड से कुछ परचेस किया हुआ है,
और मैंने क्या क्या चीजें चेक करूंगा सर, ऑडिट करने जाऊंगा, एग्जामिन करूंगा, तो लॉजिकल है सर, ये परचेस किया मतलब परचेस का कुछ बिल मिला रहेगा सर, परचेस का कुछ बिल मिला रहेगा। बट सर ये परचेस तभी करेगा, XYZ लिमिटेड इसको सेल तभी करेगा जब ABC लिमिटेड सर इसको बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे ये परचेस करना है इतनी इतनी चीजें। तो ये इसको पहले तो सर कुछ ऑर्डर देगा कि भाई ये इतनी चीजें मुझे भेज, जिसको बोलते हैं परचेस ऑर्डर। ये बिल मिला इसको सर, इसने भेजी इसको चीजें, तो इसने इसको डिलीवरी किया तो डिलीवरी का रिसिट रहेगा, चलन रहेगा, जिस ट्रांसपोर्ट से भेजा ट्रांसपोर्टेशन का इनवॉइस रहेगा, डिलीवरी का चलन रहेगा कि भाई इसने इसको डिलीवर कर दिया, उसके साथ एक परचेस का बिल आया रहेगा, परचेस का इनवॉइस। तो सिंपल सी बात है सर, ये परचेस ट्रांजैक्शन को मुझे चेक करना है क्या सच में सही है या नहीं है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, जो P&L अकाउंट में दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या वो सही है या नहीं। उसके लिए मैं सभी डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करूंगा, डॉक्यूमेंट्स टू बी एग्जामाइन की जगह मैं अभी इसको नाम देता हूं इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्शन, सही है ना, इंस्पेक्शन कर रहा हूं ना, चेकिंग कर रहा हूं, एग्जामिनेशन कर रहा हूं, सही है। अभी थोड़ा थोड़ा नए वर्ड बताते जाऊंगा ना, छोटे बच्चों के जैसे छोटे छोटे वर्ड थोड़ी ना लेके जाऊंगा, ठीक है। चलो सर, तो डॉक्यूमेंट्स में इंस्पेक्ट करूंगा, अभी अच्छे से ध्यान देना भैया, मैं कर करके कितने डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कुछ सैंपल ट्रांजैक्शंस के, सही है ना, हमने सैंपलिंग देखा ना। मान लो यहाँ पर भी परचेस के कुछ 1 लाख ट्रांजैक्शंस थे, तो 1 लाख में से मान लो मैंने कोई 100 ट्रांजैक्शंस के कर रहा हूँ ये चेक, और सर बाकी बचे हुए मान लो 1000 ट्रांजैक्शंस के कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो करते नहीं है, मान लो 100 ही ले लो, चलो 100 ट्रांजैक्शंस के करता हूँ तो रियलिस्टिक लगना चाहिए, इसलिए 100 ट्रांजैक्शंस के मैं चेकिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे क्या हुए सर, सैंपल्स हुए, और इसके बेसिस में मैं देखूंगा कि पूरे के पूरे बचे हुए सर ट्रांजैक्शंस 1 लाख में से कितने, और वो कैसे है, सही है या नहीं है, तो मैं एजम्पशन करूंगा। मुझे ना कभी कभी एक आइडिया आया, क्या आइडिया आया सर, थोड़ा टाइम लगेगा आज के सेशन के लिए, मुझे बहुत डिटेल में आपको सब चीजें समझा के देनी है, मुझे अगले सेशन में पोस्टपोन नहीं करना है, ठीक है ना, तो ध्यान देना। मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसे करूं, मैं कुछ कंपैरिजन करता हूं, आप FM में कुछ रेशियोज वगैरह पढ़ते हो, तो मैं रेशियो एनालिसिस करता हूं, रेशियो एनालिसिस करता हूं सर। FM आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता लगेगा रेशियो एनालिसिस क्या है क्या नहीं है। तो सर मैं कुछ रेशियोज एनालिसिस करता हूँ, कुछ कंपैरिजन करता हूँ, जिससे मुझे पता लगेगा कि जो परचेस का टोटल अमाउंट है ना, क्या ये सही है या नहीं है। एक ओवरऑल एक अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे मुझे पता लगेगा कि अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट सही है या नहीं है, कुछ रेशियोज वगैरह देख के। कैसे सर, ये कुछ रेशियोज का सर देखो लास्ट ईयर में कितना रेशियो था, इस साल कितना है, तो सर अगर सेम रहता है ऑलमोस्ट, तो मतलब ठीक है सर, सही है, अमाउंट शायद सही हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जामिनेशन किया क्या, नहीं, और यहाँ पे मैं कुछ ना सर ऐसे प्रोसीजर्स कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, जो कुछ स्टडी कर रहा हूँ सर, सही है, किस चीजों का स्टडी कर रहा हूँ, कुछ रिलेशनशिप का स्टडी कर रहा हूँ, कुछ रेशियो एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये ऐसे जो टाइप के प्रोसीजर्स रहते हैं जहाँ पे मैंने दिमाग का सर एनालिटिकल ब्रेन यूज कर रहा हूँ, क्या एनालिटिकल ब्रेन यूज कर रहा हूँ, एनालिटिक्स कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है, एंड उसके बेसिस पे देख रहा हूँ क्या हुआ है, इन दोनों के डिफरेंसेस वगैरह देख रहा हूँ। तो ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ना बेटा, ये भी प्रोसीजर्स हम ऑडिट में करेंगे, सही है। सिर्फ सैंपल्स का चेकिंग करके क्या मतलब बनेगा, ये भी तो प्रोसीजर देखने चाहिए कि ओवरऑल एक सब पता लगेगा ना क्या सही है या नहीं है। तो इसको बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या बेटा, एनालिटिकल प्रोसीजर। एंड ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये पूरा की पूरा हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8, एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। जैसे ही सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स हमने देख लिए, सैंपल वगैरह कर लिया, अभी जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसमें बैलेंस शीट है, P&L है, अगेन बोल रहा हूँ, तो ये दो मेजर चीजें, बिकॉज कैश फ्लो जो आएगा, कैश फ्लो इसके बेसिस पे आने वाला है, नोट्स भी इसका सर एक पार्ट रहेगा, एंड शो की भी आएगा। तो सर ये जो भी चीजें आएंगी इनका स्पेसिफिकली ऑडिट कैसे करें, तो बैलेंस शीट में सेल्स का ऑडिट कैसे करें, परचेस का कैसे करें, उसके बाद में सॉरी बैलेंस शीट में क्या बोल रहा हूँ मैं, देख लो, P&L में सेल्स का ऑडिट कैसे करें, परचेस का कैसे करें, एक्सपेंस का कैसे करें, बैलेंस शीट में एसेट्स का कैसे करें, लायबिलिटीज का ऑडिट कैसे करें, सही है। नोट्स में डिस्क्लोजर क्या देखे सर, नोट्स में डिस्क्लोजर्स कैसे करें, ऑडिट कैसे चेक करें कि क्या वो सही डिस्क्लोजर दिए या नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सब चीजें जो आइटम्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसका इंडिविजुअली कैसे ऑडिट करना है डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। उसके बाद में सर
ये जो इतना सिलसिला चल रहा है ना ऑडिट का, ये हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले कि ऑडिट कब किसने क्या किया सर, इसका हिस्ट्री क्या है, एक 5-10 मिनट में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑडिट क्या है। तो सर ये जो ऑडिट आ रहा है ना, ये किसी कंपनीज को सर मैंडेटरी कर दिया, बिकॉज सर अभी ये बंदे जो है ना, इन्वेस्टर्स जो है, ये इन्वेस्टर्स लोगों का भरोसा जितना है ना सर, अभी इन्वेस्टर्स का ख्याल रखने वाले कौन है? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 इन्वेस्टर्स का, ऐसे कंपनीज का, ओ शिट, हाँ, इन ऐसे सबका सर ख्याल रखना जरूरी है। तो ये कंपनीज एक्ट ने कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बना दिए सर ऑडिट के रिगार्डिंग। तो क्या वो कंपनीज एक्ट के क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशंस है जो ऑडिटर ने फॉलो करने जरूरी है, जो कंपनी ने फॉलो करने जरूरी है, वो सभी लॉज एंड रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, कंपनी ऑडिट एंड कारो 2020। कारो क्या है? 2020 2016, अभी के लिए 2016 एप्लीकेबल है, नेक्स्ट ईयर से 2020 शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे पढ़ेंगे कारो चैप्टर नंबर 10 में। क्या है कारो वगैरह अभी कुछ नहीं दिमाग में रखो, बस समझो कि ये लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में सर रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद में सर आएंगे हम, जो हमने देखा था कि ये पूरा की पूरा एग्जामिनेशन करूंगा तो मुझे लिख के एक डॉक्यूमेंट में देना पड़ेगा ना उसको, कि भाई देख ये मैंने एग्जामिनेशन किया, ये मैंने काम किया, इसके बेसिस पे मेरा ये ओपिनियन है। तो ओपिनियन जिस डॉक्यूमेंट में लिख के दूंगा उसको हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, उसमें कैसे लिखना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है, क्या सब चीजें, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट। एंड सर ये होने के बाद कुछ स्पेसिफिक चीजें आएगी, मतलब बैंक का ऑडिट कैसे करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी होता है ना, तो वो सर उसका ऑडिट कैसे करें, कोई सर एनबीएफसी है, ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है सर, उनका ऑडिट कैसे करें, स्कूल का ऑडिट कैसे करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, सही है, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करें। तो ये सब स्पेसिफिक चीजें आएंगी। उसमें से बैंक का ऑडिट कैसे करना है स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। एंड उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे कि जो बाकी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, लोकल बॉडीज, फर्म्स, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो म्युनिसिपैलिटी होता है, पंचायत समिति, सर इनके ऑडिट कैसे करेंगे, वो ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में। ऐसा पूरा की पूरा आपका सिलेबस रहेगा। एंड जो छोटे मोटे यहाँ पे कवर नहीं होते वो सब भी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है। आर यू गाइस क्लियर? ये है हमारा पूरा की पूरा ऑडिट का सिलेबस। एक आपको ओवरव्यू मिल गया पूरा कि ऑडिट के सिलेबस में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एकदम अच्छे से समझ गया? बोलो जी, मुझे फटाफट से बोलो। चलो समझ गया अच्छे से? ठीक है, समझा क्या रे? समझा ना सर जी? बोलो ना, समझा ना? यस सर, नो? बहुत मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया सर। ये बिजनेस ओवरव्यू आपको समझा, पूरा सिलेबस ओवरव्यू दिखा के, एंड उसके बाद में एक स्टोरी जो हमने कवर किया। ये जो मेथोडोलॉजी है ना, इसके अलावा भी बहुत बढ़िया अप्रोच है, इसको हम फॉलो करते हैं गाइडेड लर्निंग मेथोडोलॉजी में, ठीक है। ठीक है, जल्दी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी लेके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया होने वाला है एक्सपर्ट्स लोगों के साथ पढ़ाई करना। बट गाइज आपको शायद मजा आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन में, जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप एकदम अच्छे से समझ गए आपको चीजें। नाउ हम कवर करेंगे आगे के पार्ट, अभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। अभी के लिए आपने क्या क्या लिखना है आपके नोट्स में, आप पहले पेज पे ये वाला पॉइंट लिखोगे कि ऑडिट में जो हमने स्टोरी बनाया था ये स्टोरी का पॉइंट लिखोगे। देन सर आपने बाकी कुछ चीजें नहीं लिखी ना तो भी अभी चलेगी, ठीक है। ये बाकी सब चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको स्पेसिफिकली चैप्टर्स के थ्रू कवर करा के दूंगा। सिर्फ स्टोरी लिख लेना, ठीक है। ये बाकी पॉइंट्स मत लिखना अभी, बिजनेस का ऑपरेशनल इंटरनल वगैरह वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। बट अभी सर है ना सिर्फ वो स्टोरी लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। एंड ये बाकी चीजें ध्यान रखना कैसा हम सब चीजें कवर करने वाले हैं। तो नोटबुक्स वगैरह अगले सेशन से प्रॉपर मैनेज करके सब चीजें रेडी रखना कल से, ठीक है। तो हम एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को। एंड एग्जामिनेशन में देखो कैसे क्रैक करते हैं। एंड सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ऑडिट होता है ना, मैं आपको एक्सेल फाइल में दिखाने वाला हूँ। एक्सेल फाइल में ऑडिट्स होते हैं, क्या बढ़िया होता है ना, मजा आ जाएगा आपको। देखो आपको एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक क्या मजा है, उस दिन जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, दैट विल बी एट द पिक अनदर, ठीक है। चलो जी सर, आई होप आपको एकदम अच्छे से लगा। पहला ही सेशन काफी लंबा हो गया, 2 घंटे का। कल से हमारा सेशन रहेगा अराउंड 1.5 आवर का, ठीक है, चलेगा।
चलो तो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे कल से। मिलते हैं कल के हमारे सेशन में, लाइव सेशन में। अगर किसी को ये कोर्स लेना है, परचेस करना है, आपको अभी आइडिया तो आ गया होगा कि क्या है कोर्स में, मजा आने वाला है, हर एक चैप्टर को ऐसे खोद खोद के पढ़ने वाले हैं। अभी तो बस ओवरव्यू दिया। अगर किसी को परचेस करना है ये कोर्स, इट इज जस्ट अवेलेबल एट वेरी नॉमिनल प्राइस। आप चेक कर सकते हो सभी डिटेल्स। मैं आपको प्राइस अभी नहीं बोल सकता बिकॉज ये अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 2500 रुपीज का। ये बस 1-2 दिन तक वैलिड है, अभी ये चेंज हो जाएगा। एक्चुअली आज के लिए रखा था बट चलो मैंने 1-2 दिन बोल दिया है तो मैं 2 दिन तक इसको एक्सटेंड कर दूंगा। इसके बाद में सर मैक्सिमम परसों के बाद में इसका प्राइस चेंज हो जाएगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा आगे, बिकॉज लॉजिकल है सर, इतनी सारी चीजें आई कैन नॉट प्रोवाइड इन सच इकोनॉमिकल प्राइस। मेरा भी घरदार है समझ तो ध्यान रखो जी, ठीक है। एंड कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी क्वेरीज रहेंगे, एवरीथिंग सब 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 एकदम 100% ऑडिट की पूरी गारंटी, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। बट सिर्फ मेरा नहीं, उसमें आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मैं आपसे चाहूंगा वो आपने किया मेरे साथ मिलके, तो सब सर एकदम बढ़िया से मैं जो बोलूंगा उतना रिवीजन, उतना होमवर्क, वो सब चीजें करोगे ना तो एकदम अच्छे से ये सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा, उसकी गारंटी मेरे, ठीक है। परफेक्ट। चलो जी, अच्छे से ध्यान रखना अपना खुद का, अपने फैमिली का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी इस क्रिटिकल पीरियड में, ध्यान रखना है ना। एंड पढ़ाई करते रहो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कल का सेशन का लिंक मैं आपको एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में दे ही दूंगा, ठीक है। एंड मैं मेरे सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे के पूरे लिंक्स मिल जाएंगे कोर्स परचेस के लिए, तो पूरे वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कोर्स के डिटेल्स देख सकते हो, क्या क्या कवर होने वाला है। वैसे तो मैंने बता दिया है बट ऊपर जाके भी आप एक थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड बाय बाय।